Hello, good afternoon to all of you. Good afternoon. तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे एरिस्टोटल। इवैल्यूएशन हमारा रहता है। इवैल्यूएशन हमारा है, एक हमको कवर करना है प्लेटो का इवैल्यूएशन। जब एरिस्टोटल हमारा कवर हो जाएगा तो साथ में प्लेटो का भी इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम एरिस्टोटल आज शुरू करेंगे। इवैल्यूएशन साथ में कवर करेंगे बिकॉज फिर हम लोगों के पास में ऐसे सेशन नहीं है ना। क्लासेस एक्स्ट्रा एक और क्लास मैं आपकी इस मंथ में ऐड करूँगी। ठीक है, होपफुली एक क्लास ऐड हो जाएगी हमारी। एक और से मतलब जो अगले हफ्ते अगले मंथ की जो क्लास होगी वो टॉपिक हम इस मंथ कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ होगा तो ये करेंगे इस बारी। ठीक है, एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के जो नोट्स हैं आपके प्लेटो के, प्रांजल ने वैसे तो देखो हिंदी मीडियम के डाल दिया है पीडीएफ, ओपी गौबा है। ठीक है, उसकी हिंदी मीडियम में प्लेटो की पीडीएफ है, वो आप फॉलो करेंगे। उसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें ध्यान रखते हुए उस पे से नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं पहले वो बता देती हूँ। कुछ बच्चों को लग रहा है कि वो नोट्स बहुत टफ हैं, दैट्स व्हाट दे आर फाइंडिंग। जो आपके इग्नू के जो नोट्स हैं वो टफ लग रहे हैं आपको, बुक ज़्यादा बेहतर लग रही है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि जो इग्नू में से है, इग्नू में से शुरुआत में आपको जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है, प्लेटो की डिस्क्रिप्शन जो है, प्लेटो की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, वो सेलेक्टिव आपको लिखना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं क्लास में वो एज इट इज़ हिंदी मीडियम में आपकी लिखी हुई हैं वहाँ पर, तो वो सेलेक्टिव चीज़ें लिखनी है, सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। पहली चीज़ ये, इग्नो में टर्मिनोलॉजीज और स्टेटमेंट्स कुछ डायरेक्टली दी गई हैं। मैंने एक पीडीएफ बनाई थी आप लोगों की इग्नो की, मैं अभी अपलोड करके दिखा देती हूँ एक बारी। पहले थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद एरिस्टोटल शुरू करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग दैट, तो वो थोड़ा देख लेंगे हम। हिंदी मीडियम की कहाँ पर है वो पीडीएफ? इग्नू की मैंने एक पीडीएफ एडिट करके दी थी आपको, वो पीडीएफ आपको करनी है फॉलो। वेट अ मिनट, यस दिस इज द पीडीएफ। 2 मिनट रुकिए। या फिर ऐसा है कि वो ग्रुप में चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इग्नू की पीडीएफ हो रही है अभी डाउनलोड। सेलेक्टिव लिखना है वहां से, बस शुरुआत का सेलेक्टिव लिखना है। जब हम थ्योरीज पे आएंगे तो वो थ्योरीज का पार्ट आप वहां से शुरू कर सकते हो। बाकी आप बोल रहे हो सोक्रेटिस के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इग्नू में सोक्रेटिस से रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं है, तो वो आप अपनी बुक में से लिखेंगे। थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है सोक्रेटिस की, वो आप वहां से कर लेंगे। वेट अ मिनट, एक बार अपलोड कर देती हूँ मैं ये, फिर देखते हैं। इग्नू की पीडीएफ, इग्नू की पीडीएफ यहाँ पर, वेट अ मिनट, लेट्स सी, अभी तो डाउनलोड की है। इट्स नॉट देयर, टेलीग्राम डेस्क। ये रही। एक बार थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप ना अपना जब भी नोट्स बना रहे हो तो साथ में फ्लो चार्ट अच्छे से बना लेना, उसी के साथ में फाइनल नोट्स फॉर हिंदी मीडियम स्पेशली। ठीक है, फाइनल मीडियम के इस तरीके से बनाने हैं आपको। एक मिनट देखो, आपका प्लेटो का टॉपिक है ये, इसमें मैंने जो चीज़ें अंडरलाइन की हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो चीज़ थी ये काफ़ी अच्छी है आपकी, मुश्किल तो नहीं मुझे लगता होनी चाहिए। अर्नेस्ट बेकर का व्यू है, ये व्यू हमको लिखना होता है, ओपिनियन लिखना होता है, या कोई भी चीज़ अगर क्रिटिसिज्म में होती है वो लिखनी होती है, तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। और मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज भी यहाँ पर लिखी हैं। तो एरिस्टोटल को इसमें अरस्तु बोला जाता है। ठीक है, इसका अलग से आपका एरिस्टोटल का टॉपिक होगा, इसमें मेंशन्ड है सब कुछ। तो एटलीस्ट मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप इग्नू की जो पीडीएफ है रीड ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो एक बार रीड करेंगे, और जो डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, कोई भी एक डिस्क्रिप्शन आप लिखिए,
पहली जो डिस्क्रिप्शन होगी प्लेटो की, थोड़ा थोड़ा लिख करके मुझे एक बार दिखाते रहो, जिससे कि मैं बता सकूं कि ये बेटर है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर जब हमने प्लेटो के लाइफ के बारे में बात की, तो मैंने आपको बताया कि ये देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक एज इट इज ये कर रखा है, यानी मैंने ये मार्क कर रखा है आपके लिए ऑलरेडी। यानी आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये वाली सेंटेंस नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से लेकर के फिर मैंने थोड़ा डिस्कस किया है, जहाँ जहाँ मैंने लाइंस मारी हुई हैं, इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हैं, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। दूसरी चीज थी, देखो हमने एक स्टेटमेंट की बात की थी, अंटिल फिलोसोफर्स आर द रूलर्स एंड रूलर्स लर्न द फिलोसफी, ये मैंने आपको बताया था। ये स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पर लिखी हुई है आपकी, लेकिन हिंदी में लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने अंडरलाइन की है कि ये स्टेटमेंट यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने मार्क की है कि यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बीच का जो ये चीज ये पार्ट है ये नहीं पढ़ना है आपको। सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ये पढ़ने के पर्सपेक्टिव से सही है कि एकेडमी उन्होंने इस्टेब्लिश की, उतना बहुत है। उसमें अलग अलग टॉपिक चीज़ें वो पढ़ाते थे, कोशिश वो कर रहे थे। ये रीडिंग पर्पसेस के लिए, लिखने का वाला सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, पूरा एज इट इज़ नहीं लिखना है। इसमें से जो सेंटेंस आपको लगता है, एक सेंटेंस उठा करके लिखना है बस, जितना आपको क्लास में बताया गया है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डायलेक्टिक्स को संवाद बोलते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन किया है। ये चीज़ मैंने मार्क करी है कि ये पढ़नी ही नहीं है इतनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। ये चीज़ जो है अध्याय में क्या क्या लिखा गया है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिस पार्ट ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड सिमिलरली यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, इंडक्टिव अप्रोच थी, डिडक्टिव अप्रोच इसको क्या बोलते हैं। डिडक्टिव अप्रोच को बोला जाता है हिंदी में दिस वर्ड। तो एटलीस्ट आप अपनी बुक जो पढ़ोगे ओपी गौबा से तो पढ़ोगे ही, लेकिन इसकी रीडिंग साथ में रख करके आपको ओपी गौबा एंड इग्नू के नोट साथ में चला करके साथ साथ पढ़ोगे, जो जिस चीज़ में बेस्ट दिया गया है। अगर यहाँ बुक में आपको डायरेक्टली दिया गया है बेस्ट, तो वो आप अपना हैंड रिटन नोट्स में लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। बाकी की बातें हम ग्रुप में करेंगे, आपका जो भी टॉपिक वाइज हम चलते रहेंगे, थ्योरी पे नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, फ्लो चार्ट की पीडीएफ मुझे आपको देनी थी, मैंने उन बच्चों से बोला है कि फ्लो चार्ट की कोई भी एक स्कैन करके दे देगा। अलास्क का गर्ल्स की हैंड राइटिंग स्पेशली अच्छी होती है, तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो आई गिव यू द फ्लो चार्ट, जो भी लिखने वाली चीज़ें हैं हम वहाँ से लिख करके आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। अभी हम बात करते हैं, वापस आते हैं, एरिस्टोटल डिस्कस करेंगे आज। तो बेसिक समझेंगे, एंड बाकी चीज़ें जो इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो हमारे लिए आसानी से, हमें इग्नू से टर्मिनोलॉजीज मिल जाती हैं, तो उसमें आपको डिफरेंस कोई नहीं दिखेगा ज़्यादा, बस उसकी जगह पे बस वो लिख दो, मतलब सेम रहेगा सभी चीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल के टॉपिक में हमको ये सभी थ्योरीज पढ़नी होती हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, स्लेवरी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नहीं, हाँ, प्लेटो का टॉपिक, प्लेटो का इवैल्यूएशन बचा है। इवैल्यूएशन मैंने आपको बोला है, हमने सारी थ्योरी कवर कर ली है। इवैल्यूएशन हम एरिस्टोटल के इवैल्यूएशन के साथ में देखेंगे। पहले हम आज एरिस्टोटल डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी थ्योरीज यहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। नेक्स्ट क्लास में, जब हमारा नेक्स्ट क्लास है डाउट क्लियरिंग सेशन, कल की होगी आपकी क्लास, उसमें ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद ये जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है प्लेटो का एंड एरिस्टोटल का, एरिस्टोटल के एवोल्यूशन में सिर्फ एक ही टॉपिक है, ये वाला, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसमें हम कवर करेंगे कल की क्लास में ही। कल की क्लास या फिर एक और एडिशनल क्लास होगी, उस हिसाब से हम उसमें साथ में कवर करेंगे। फिलहाल हम थ्योरीज कवर करेंगे, क्योंकि अगर प्लेटो का एवोल्यूशन स्टार्ट किया तो इस सेशन का नाम फिर चेंज करना पड़ेगा, तो ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, सो लेट्स नॉट डू दैट, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्टेट और ये सब थ्योरीज कवर करने से पहले, जैसे हमने प्लेटो की टाइमलाइन समझी थी, वैसे ही हम यहाँ पर एरिस्टोटल के टाइमलाइन समझेंगे। तो एरिस्टोटल भी ग्रीस में ही पैदा हुए थे, ग्रीस में मैसेडोनिया में पैदा हुए थे। जैसे एथेंस है, जैसे स्पार्टास एक अलग से सिटी स्टेट था, ऐसे ही मैसेडोनिया भी एक अलग सिटी स्टेट था, वहां पर पैदा हुए थे ये। एंड पैदा होने के बाद में जब एडल्ट हो जाएंगे ये, ठीक है, व्हेन ही विल बी द वन, लाइक जब एजुकेशन के लिए अपनी जाएंगे टीनेजर्स वाली एज में, तो हम देखेंगे कि आगे जा करके 367 बीसीई में जो प्लेटो ने अपनी अकेडमी एस्टैब्लिश करी थी, उस अकेडमी में एडमिशन लेंगे, उसमें एडमिशन लेंगे और प्लेटो के स्टूडेंट बन जाएंगे। तो एरिस्टोटल हैं कौन?
जब भी हमारा कोई क्वेश्चन आता है एरिस्टोटल से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको अगर एरिस्टोटल को इंट्रोड्यूस करना है तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? आप बोलेंगे कि एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट डिसाइपल, मतलब डिसाइपल का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिसाइपल एंड द ग्रेटेस्ट क्रिटिक, मतलब इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है इनके कामों को, काफी एनालाइज भी किया था प्लेटो के। तो ही इज द ग्रेटेस्ट डिसाइपल एंड ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो। ये इनके इंट्रोडक्शन है, एरिस्टोटल उस नाम से जाने जाते हैं। अब 347 बीसीई में हमने देखा कि प्लेटो की डेथ हो गई, उसके बाद जो इनके अकेडमी का जो हेड था, कौन बनेंगे? एरिस्टोटल बन जाएंगे। तो हेड ऑफ द एकेडमी ये बनेंगे, ये संभालेंगे अब इनकी अकेडमी। एंड उस टाइम पे इनकी शादी होगी, विच इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड 345 मतलब अकेडमी के जब हेड बनेंगे, अकेडमी के हेड बनेंगे उसके 2 साल बाद एरिस्टोटल अपनी बुक लिखना शुरू करेंगे। बुक का नाम है पॉलिटिक्स। तो आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, अपने हिसाब से बना रहे हो या बच्चे बना रहे हैं, तो उनका आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट हिंदी मीडियम लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को क्योंकि अपना फ्लो चार्ट बनाना है यहाँ पर, बाकी सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ये चीज लिख सकते हैं कि एरिस्टोटल ने जो अपनी बुक लिखी, सबसे पहले टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस क्या है? मतलब कहाँ पे और कब एरिस्टोटल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो टाइम एंड स्पेस आप लिखेंगे, टाइम है इनका 384 बीसीई टू 322, मतलब जन्म हुआ इनका 384 में एंड डेथ हुई है इनकी 322 बीसी में। टाइम और स्पेस कहाँ था? मैसेडोनिया, ग्रीस। एंड बाद में ये शिफ्ट हो जाएंगे एथेंस में, तो एथेंस में भी आप याद रखो। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए बुक कौन सी लिखी है। जैसे प्लेटो ने बुक लिखी थी द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कभी ये अपनी जो बुक्स इतने शुरू करी थी, काफी टाइम लगा इनको, 10 साल लगे इस बुक को कंप्लीट करने में। क्योंकि कंप्लीट करने में इतना टाइम क्यों लगा? बिकॉज ऑफ हिज मेथडोलॉजी। तो इनकी जो मेथडोलॉजी है वो दो मेथडोलॉजीज हैं एरिस्टोटल की। पहली मेथडोलॉजी है इनकी, ये कॉमन सेंस पे बेस चीजें, लॉजिक यानी कॉमन सेंस की मेथोलॉजी वो अप्लाई करके, विच अपील्स टू द कॉमन सेंस, जो भी आपके कॉमन सेंस को एक्सेप्टेबल हो, एक उसको अप्लाई करके ये देते हैं। तो फर्स्ट इज कॉमन सेंस। दूसरी मेथोडोलॉजी जो इनकी है वो है इंडक्टिव। हमने प्लेटो की देखी थी। प्लेटो की मेथोडोलॉजी क्या थी? डिडक्टिव एंड डायलेक्टिक्स। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर आप एरिस्टोटल की देखेंगे तो एरिस्टोटल की होगी इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले आप सब चीजें ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, तब आप अपना कोई निष्कर्ष निकालेंगे, तब आप अपना कोई कंक्लूजन निकालेंगे। दैट इज इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। इंडक्टिव तो एरिस्टोटल स्पेशली इस काम के लिए बहुत फेमस है कि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की थी। सभी को एनालाइज किया, कंपेयर किया उन्होंने, कंपेयर करके समझा, ये जानने की कोशिश की कि कौन से टाइप की जो गवर्नमेंट है, कौन से टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन या कौन से टाइप का स्टेट परफेक्ट है। तो एरिस्टोटल के लिए ये तीनों ही चीज सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम, ये कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और स्टेट, इन तीनों को एक ही मानते हैं कि ये तीनों एक ही होते हैं। तो उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सिटी स्टेट्स थे, उसमें 158 सिटी स्टेट्स को ये एनालाइज करेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, क्या गवर्नमेंट है वहाँ पर, और उसको कंपेयर करके फिर अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, जिसमें बोलेंगे कि ये वाली जो टाइप की गवर्नमेंट होती है ये बेस्ट होती है। जैसे कि प्लेटो के अकॉर्डिंग कौन सी गवर्नमेंट बेस्ट है? यस, बताइए। हम लोग कवर कर चुके हैं प्लेटो को इवैल्यूएशन छोड़ करके। प्लेटो के लिए कौन सी गवर्नमेंट बेस्ट होती है? मोनार्की, वेरी गुड। मोनार्की, जब राजा रूल करता है, ठीक है, तो मोनार्की इनके लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू हिम, जब एब्सोल्यूट पावर होगी रूलर के पास में। लेकिन एरिस्टोटल के लिए मोनार्की नहीं होगी, एरिस्टोटल बोलेंगे पॉलिटी। पॉलिटी एक ये चीज है,
ठीक है। इनके लिए पॉलिटी बेस्ट गवर्नमेंट है। पॉलिटी मतलब होता है जब मिडिल क्लास पावर में होती है। देखो कुछ टर्म्स होंगे आगे बताऊंगी, पॉलिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ओलिगार्की क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, ये सब बताएंगे। ऐसे ही एक पॉलीआर्की भी होता है वर्ड, वो सब देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इसमें एरिस्टोटल की बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो 343 बीसीई में एरिस्टोटल को इनवाइट किया जाएगा बाय किंग फिलिप, इनको इनवाइट करेंगे। ठीक है, मैसेडोनिया जाएंगे उनके बेटे को पढ़ाने। मैसेडोनिया से कौन बिलोंग करता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनको पढ़ाया है एरिस्टोटल ने। एंड काफ़ी ट्राई करेंगे ये इनको पढ़ाने की। ठीक है, अच्छे पढ़ाएंगे, इनको ट्यूटर किया है इन्होंने। फिर एरिस्टोटल अपना खुद का स्कूल खोल देंगे 335 में, जब उनकी बुक कंप्लीट हो जाएगी पॉलिटिक्स की, तब अपना खुद का बुक खोलेंगे और अपने अपना खुद का स्कूल खोलेंगे और अपने स्कूल का नाम क्या रखेंगे? लीसियम। प्लेटो ने अपने स्कूल का नाम रखा था अकेडमी, ये अपने स्कूल का नाम रखेंगे लीसियम। एंड लेकिन आगे जाकर के ही वॉज फोर्स टू फ्ली एथेंस एंड फाइनली ही पासेस अवे। इनकी डेथ हो जाती है 322 में। ये तो बहुत बेसिक था। आप डिस्कस करते हैं पूरा एरिस्टोटल के बारे में। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरी शुरू करने से पहले ये सब समझ में आएगा। हमें जानना ये ज़रूरी है कि प्लेटो एरिस्टोटल से किस तरीके से डिफरेंट है। जब भी हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं तो हम उसको पुराने टॉपिक्स के साथ में जितने भी हमने कवर किए होंगे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, थोड़ा क्लैरिटी हमारे दिमाग में रहे कि प्लेटो क्या बोलते थे, एरिस्टोटल क्या बोलते थे, ऐसी मैकियावेली क्या बोलते थे, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्लेटो। प्लेटो हमने पढ़ लिया था। प्लेटो के बाद हम एरिस्टोटल पढ़ रहे हैं। एरिस्टोटल हैं कौन? ये प्लेटो के स्टूडेंट हैं। तो इसीलिए इनको अगर डिफाइन करना है, इनको इंट्रोड्यूस करना है हमें, तो हम लिखते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो, एट द सेम टाइम ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो। ग्रेटेस्ट क्रिटिक हैं। और इन्होंने प्लेटो के काफी कामों को रिफॉर्म भी किया है। ही रिफॉर्म्ड प्लेटो, क्योंकि प्लेटो के कुछ काम में, जैसे कि आप थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग लीजिए। थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग का में क्या देखा हमने कि एब्सोल्यूट पावर होगी, और एब्सोल्यूट पावर तो करप्ट करती है एक इंसान को। तो ये बंदा जो फिलोसोफर किंग है, हो सकता है कि आगे जाकर के करप्शन करने लग जाए, क्योंकि एपिटाइट भी इसी इंसान में है, डिजायर्स हैं, बेशक से कम परसेंटेज में हो लेकिन हैं, तो वो हो सकता है कि आगे जाकर के हावी पड़ जाए, डिजायर्स बढ़ जाएंगे उसकी, तो ऐसे में करप्शन हो जाएगी। और दूसरी चीज कि यहाँ पर प्लेटो प्रेफर करते थे रूल ऑफ पर्सन, और पर्सन तो एरर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्सन का मतलब होता है विजडम ऑफ वन, विजडम ऑफ वन। तो विजडम ऑफ वन होता है, तो इससे बेटर होता है कि एक ही बंदे के पास में आप करप्ट कर रहे हो, उसको पावर ज्यादा दे करके, हो सकता है करप्ट हो जाए वो। तो ऐसे कुछ डिफेक्ट्स थे। ऐसे ही कम्युनिज्म में हमने देखा कि प्लेटो ने जो अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी, उस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में क्या डिफेक्ट थे कि उन्होंने बोला कि फैमिली अलाउ मत करो, और ये भी बोला कि प्रॉपर्टी भी अलाउ मत करो। तो हमने देखा कि ये भी एरिस्टोटल बोलेंगे कि नहीं, फैमिली अलाउ करनी चाहिए, ये भी अलाउ करनी चाहिए। वो सभी चीजें तो हमने देख ली क्यों करनी चाहिए। तो कुछ डिफेक्ट्स थे यानी प्लेटो के थॉट्स में, और उन डिफेक्ट्स को एड्रेस करने की कोशिश की है एरिस्टोटल ने। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज देखेंगे, दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, फिर देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं, क्या समानताएं हैं इनके बीच में। तो सबसे पहला आता है सोक्रेटिक ट्रेडिशन। ही बिलोंग्स टू सोक्रेटिक ट्रेडिशन। सोक्रेटिक ट्रेडिशन मतलब, सोक्रेटिक ट्रेडिशन सोक्रेटिस का जो ट्रेडिशन था, क्या ट्रेडिशन था सोक्रेटिस का? सोक्रेटिस, ही इज द फादर ऑफ एथिक्स, ही इज द फादर ऑफ फिलोसफी। ये मानते थे कि व्हाट ऑट टू बी, ये उसमें मानते थे क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज, अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए। तो सोक्रेटिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि सोक्रेटिस सोफिस्ट जो थे लोग, जो लोग इंडिविजुअलिज्म को और मटेरियलिज्म को प्रमोट करते थे, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट में सोचो एंड मटेरियलिस्टिक, मनी के पीछे भागो, ऐसी चीजों को जो प्रमोट करते थे, उसके सख्त खिलाफ थे सोक्रेटिस, है ना। क्योंकि सोफिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल पहले आता है, स्टेट बाद में आता है, स्टेट बाद में आता है, सबसे पहले इंडिविजुअल आता है। लेकिन हमने देखा कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे, ऐसे ही एरिस्टोटल को भी हम आइडियलिस्ट कैटेगरी में डालते हैं।
लेकिन जब भी हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कंपैरेटिवली जो एरिस्टोटल हैं ये प्रैक्टिकल हैं, ये प्लेटो से प्रैक्टिकल हैं। पी इज फॉर प्लेटो, पी इज फॉर परफेक्शन, ये परफेक्शन के पीछे भागते हैं। एरिस्टोटल ऐसा नहीं है, एरिस्टोटल प्रैक्टिकल इंसान है। तो हम देखेंगे कि ये सोक्रेटिस, दोनों ही सोक्रेटिस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, दोनों ही सोफिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे। सोक्रेटिस भी क्रिटिसाइज करते थे कि आप इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट पहले आता है, इंडिविजुअल बाद में आता है। स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑर्गेनिक है, स्टेट ऑर्गेनिक है, स्टेट नेचुरल है, स्टेट को बनाया नहीं गया है, ये बोलते थे। तो ये इनका मानना है। दूसरी इनकी समानता है, दूसरी इनकी सिमिलैरिटी है कि स्टेट इज प्रायर टू मैन, स्टेट पहले आता है यानी। एंड दे बिलीव इन नेचुरल इनइक्वालिटी। हमने देखा प्लेटो के केस में नेचुरल इनइक्वालिटी में हमने क्या देखा था, क्या बोलते हैं प्लेटो नेचुरल इनइक्वालिटी से रिलेटेड? यस, बताइए। यस, कुछ जो सोल्स होती हैं सुपीरियर सोल्स होती हैं, और कुछ सोल क्या होती है, इंफीरियर सोल्स होती हैं। याद है आपको? कुछ सोल में रीजन होता है, कुछ सोल में एपेटाइट होता है। ये चीज याद रखिए, आप लोगों ने शायद रिवाइज नहीं किया है, आपने पुराना जितना अभी तक पढ़ाया गया है, प्लीज ध्यान रखिए इन सब चीजों को। प्लेटो बात करते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी की, कि नेचुरली लोग इनइक्वल होते हैं, मतलब अनइक्वल होते हैं। नेचुरली लोगों में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऊपर होते हैं, जैसे कुछ लोग मास्टर होंगे, कुछ लोग स्लेव्स होंगे। सेम चीज कहनी थी एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल भी यही मानते थे कि जिन लोगों में रीजन होता है वो लोग मास्टर होते हैं, जिन लोगों में एपेटाइट होती है, जिनमें रीजन बिल्कुल नहीं होता है, वो लोग स्लेव्स होते हैं। तो कुछ लोग, एरिस्टोटल का कहना था कि कुछ लोग जो मास्टर्स होते हैं स्पेशली, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे। तो यानी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पर। समझ में आया? इससे रिगार्डिंग कोई डाउट? दूसरी चीज है कि दोनों ही मानते थे पॉवर्टी इक्वल्स इग्नोरेंस। इसका क्या मतलब है? दोनों मानते थे कि अगर आप इग्नोरेंट हैं, अगर आपको सच्चाई नहीं पता है, रियलिटी नहीं पता है, तो आप पुअर हैं नॉलेज के टर्म्स में। आपके पास में नॉलेज नहीं है, मतलब आप नॉलेज से गरीब हैं। तो पॉवर्टी इक्वल्स इग्नोरेंस, ऐसे मानते थे। एंड दोनों ही, देर दे बिलीव्ड, दे लैक्ड फेथ इन मासेस। लैक्ड फेथ इन मासेस मतलब लोगों में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे ये, लोगों में, सिटीजन्स में। डेमोक्रेसी से रिलेटेड बात कर रही हूँ मैं। एथेंस में रूल ऑफ 30, रूल ऑफ 30 पर्सन्स, ये था एथेंस में। यानी 30 मिलकर के, 30 लोग थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे इधर उधर से, वो चला रहे थे। और हमने देखा कि प्लेटो इसके अगेंस्ट में थे डेमोक्रेसी की, क्योंकि इसी की वजह से सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया गया था, उनको पनिशमेंट दी गई थी, डेथ पनिशमेंट। सिमिलरली एरिस्टोटल भी डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी होती है कि कुछ जो पुअर लोग होते हैं, पुअर इग्नोरेंट लोग, जिनको रियलिटी नहीं पता होती, पुअर इग्नोरेंट लोग जो नॉलेजेबल नहीं होते, वो पावर में होते हैं डेमोक्रेसी में। ये कहना था एरिस्टोटल का। मतलब दोनों ही डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। इनफैक्ट डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू हिम इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वर्स्ट, सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मानना था इनका, एरिस्टोटल का, कि डेमोक्रेसी इतनी खराब होती है। पहली वर्स्ट फॉर्म किसको बोलेंगे ये, वो भी बताऊंगी आगे जब हम थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं कि दोनों इन चीजों में सेम ओपिनियन था दोनों का। अब आते हैं इनके डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस क्या हैं? प्लेटो और एरिस्टोटल किस तरीके से डिफरेंट है?
प्लेटो, पीस फॉर परफेक्शनिस्ट, ये आइडियलिस्ट है, ये आइडिया में बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये क्या बोलते हैं, ये प्रैग्मेटिक हैं, इसीलिए ये प्रैग्मेटिक मतलब अपनी बैलेंस सोच लेकर के चलेंगे, मॉडरेशन में बिलीव करते हैं ये। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो आइडिया जो होता है, यहाँ क्या था, प्लेटो ने क्या बोला था कि आइडिया इंपॉर्टेंट है, मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आइडिया और मैटर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आइडिया जो होता है वो मैटर के अंडर ही होता है। मटेरियल में देखते हैं, एक एप्पल है, आपने क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक चीज देख रखी है, एप्पल देख रखा है आपने, तो एप्पल का आइडिया आपको इस मैटर से ही तो मिला है, तो आइडिया इज इनहेरेंट इन मैटर, ये कहना था एरिस्टोटल का। अलग नहीं है आइडिया, आइडिया और मैटर अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। जो आइडिया है वो इसी वर्ल्ड में बिलोंग करता है, प्रैक्टिकल है ये बहुत, ये बोलते हैं आइडिया भी इसी वर्ल्ड से बिलोंग करता है और आइडिया मैटर के अंडर ही है। आपको अपना लेट्स से दैट आपको पता है कि एप्पल या कार है या कोई भी चीज़ है, क्योंकि आपने वो मटेरियलिस्टिक चीज़ देख रखी है तो आपको उसका आइडिया है, तो वो उसके अंडर में ही रहता है। तो ये हो गए प्रैग्मेटिक, ये दोनों को ही इक्वल वेटेज देते हैं, आइडिया को भी और मैटर को भी। प्लेटो के केस में वो आइडियलिस्ट हैं, तो वो सिर्फ आइडिया को प्रेफरेंस देंगे, वो मैटर को बिल्कुल ही प्रेफरेंस नहीं देंगे, उनको प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं देंगे। प्लेटो परफेक्शन के पीछे भागते हैं। प्लेटो का क्या मानना है कि हमको एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना है, एक परफेक्ट स्टेट बनाना है, उसको बनाने के लिए उन्होंने अपनी सभी थ्योरीज दी। लेकिन एरिस्टोटल मॉडरेशन में बिलीव करते हैं, मॉडरेशन ये बिलीव करते हैं गोल्डन मीन में, गोल्डन मीन टेकिंग अ मिडल पाथ, गुड वे, ठीक है, मॉडरेशन में। मतलब इनका मानना है कि देखो अभी मान लो ग्रीस में एथेंस ऐसा है, लेट्स सपोज कि हम अभी 384 बीसीई में है, ठीक है। उस टाइम पे आपको पता है कि यहाँ पर क्या था, एथेंस में करप्शन थी, वो रहेगी, करप्शन थी। तो प्लेटो का कहना था कि हमको एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना है, एंड इस आइडियल स्टेट को बनाने के लिए हमको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं, जितनी भी थ्योरीज इन्होंने दी थी प्लेटो ने, वो सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट स्टेट, तो ये परफेक्शनिस्ट है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि देखो परफेक्शन तो इम्पॉसिबल है, विच इज ट्रू ऑल्सो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है ना, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव परफेक्शन। तो हम इसको परफेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर के आएंगे कि हम यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंचा सकते हैं स्टेट को, हम यहाँ नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम पहले जो करप्शन थी हम उसमें सुधार करके आगे तो पहुंचा सकते हैं, परफेक्ट के क्लोज तो बना सकते हैं स्टेट को। समझ आ रहा है। तो इस मामले में ये हो गई मॉडरेशन, प्रैक्टिकल है और मॉडरेट है। इसमें कोई डाउट है मॉडरेशन में। दूसरा हमने देखा कि प्लेटो जो है वो रेडिकल है। रेडिकल का क्या मतलब होता है, जिस टाइप के हालात थे उस टाइम पे एथेंस में, जो उन्होंने सोल्यूशन प्रपोज किए वो सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा चेंज लाने वाले थे, एकदम एक्सट्रीम सोल्यूशंस। लेकिन एरिस्टोटल कंजर्वेटिव है, एरिस्टोटल ज्यादा चेंज नहीं लाना चाहते। हाँ, दिस इज उग्रवादी, क्रांतिकारी। यहाँ पर क्या रहेगा कंजर्वेटिव में, यहाँ पर ऐसा नहीं है। कंजर्वेटिव है एरिस्टोटल, ये चाहते हैं कि जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था वो एज इट इज एग्जिस्ट करे। अब आप ये देखो, प्लेटो ने बोला कि क्लासेस जो होंगी, जो मास्टर और स्लेव क्लासेस थी, ये इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थी, मास्टर और स्लेव क्लास, ये अबॉलिश करके प्लेटो चाहते थे 3 क्लासेस होनी चाहिए, जिसमें रूलिंग क्लास पार्ट हो, सोल्जर क्लास हो और प्रोड्यूसर क्लास हो। तो ये एक बहुत रेडिकल चेंज है। लेकिन एरिस्टोटल क्या बोलेंगे, ऐसे ही फीमेल्स को ऑल्सो एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी एक रेडिकल चेंज है, ठीक है। और
पूरा अपने फैमिली का जो सिस्टम है, ठीक है, पेट्रियार्की आपने हटा दिया यहाँ पर, क्योंकि कम्युनिज्म में फिर फीमेल्स को भी हो जाएगा। तो व्हाट वी सी इन दिस केस कि प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं, तो ये उस मामले में रेडिकल है। एरिस्टोटल रेडिकल नहीं है, एरिस्टोटल कंजर्वेटिव है, क्योंकि एरिस्टोटल बोलते हैं कि ये जो मास्टर और स्लेव का जो भी क्लास सिस्टम चल रहा है ये कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये बेहतर है, ये चीज बेहतर है। स्लेव अगर रहेंगे सोसाइटी में तो वो बहुत अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, स्लेव्स के लिए भी अच्छा है, एट द सेम टाइम स्टेट के लिए भी अच्छा है, और मास्टर के लिए भी अच्छा है। तो ये कॉन्टिन्यूएशन में बिलीव करेंगे, ये ज्यादा चेंजेस लाने की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्सट्रीम चेंजेस लाने की बात की गई, यहाँ पर ज्यादा एक्सट्रीम चेंज की बात नहीं करेंगे। एरिस्टोटल फेमिनिस्ट नहीं है, प्लेटो फेमिनिस्ट है। एरिस्टोटल कंजर्वेटिव है। एरिस्टोटल क्या करते हैं, एरिस्टोटल फीमेल्स को कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, उल्टा ये बोलते हैं कि फीमेल्स को अपने घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, इनको स्टेट में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये फीमेल्स को सिटीजनशिप राइट्स भी नहीं देंगे। रियलिस्ट और प्रैग्मेटिक में डिफरेंस क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रियलिस्ट होते हैं और एक होता है प्रैग्मेटिक। रियलिस्ट का मतलब होता है कि आप जो वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है, वो चीजें आप उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए। रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में अगर आप देखोगे तो मनी और पावर बहुत मैटर करती है रियलिटी में। लेकिन लेकिन जो प्रैग्मेटिक होता है ये बैलेंस्ड व्यू लेता है। रियलिस्ट जो व्यू है ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, प्रैग्मेटिक बैलेंस्ड है। ठीक है, जैसे कि रियलिस्ट व्यू ये बोलता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, इंडिया एंड चाइना के या इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन में। ठीक है, रियलिस्ट व्यू ये बोलता है कि रियलिटी ये है कि जो चाइना है वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है, इसीलिए इंडिया को हमेशा चाइना के साथ में जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी पॉलिसी जो हमको फॉलो करनी चाहिए, वो रियलिस्ट पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। यानी इंडिया को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए, ऐसी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए जिसके चलते हम चाइना को कंटेन कर सके, हमेशा चाइना को अपने ऊपर ना उठने दें। क्योंकि रियलिस्ट पॉलिसी फिर ये बोलेगी कि चाइना को प्रिपेयर करके रखो इनके साथ में वॉर के लिए, क्योंकि चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना आप पे करेगा ही करेगा अटैक, तो आप तैयारी करके रखो इन पे अटैक करने की। ये बोलता है रियलिस्ट। प्रैग्मेटिक होता है बैलेंस, जिसमें ये बोलते हैं कि देखो इंडिया एंड चाइना के बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर हम साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, जहाँ हो रहा है। तो जहां तक पॉसिबल है, प्रैग्मेटिक व्यू, प्रैक्टिकल व्यू ये कहता है कि देखो जहां तक पॉसिबल है कि अगर अच्छे उससे काम निकल रहा है, आपका सॉफ्ट पावर से काम निकल रहा है तो कर दीजिए। जहां लगे कि नहीं यहाँ पर ऊपर जा रहा है, वहां कंटेन करने की कोशिश करो, वहां पे फिर अटैक कर सकते हो। तो दैट इज अ प्रैग्मेटिक व्यू डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन। लेकिन रियलिस्ट बोलते हैं कि रियलिटी समझो और हमेशा ऑफेंसिव मोड में रहो। समझ आया? इंडिया चाइना आइडियलिस्ट, हाँ आइडियलिस्ट एग्जाम्पल में इंडिया चाइना का रहेगा। आप इंडिया चाइना को क्लाइमेट चेंज पे देखिए। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे इंडिया एंड चाइना दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब इन लोगों ने तो नहीं किया ना, हमने तो नहीं किया है। हमने क्लाइमेट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इतने हाई गए हैं, किन कंट्रीज की वजह से गए हैं? वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से, डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बनाया। हम लोगों का तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, बहुत नेसेंट स्टेज पे है। हम लोगों ने तो फॉसिल फ्यूल्स भी नहीं अपनाए, इन लोगों ने सारे यूज करके पूरा खत्म कर दिया। राइट? सो क्लाइमेट चेंज के लिए जब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हम क्यों अपने ऑफसेट करें? हम क्यों? क्योंकि देखो, या तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दें, मतलब अपनी जो क्लीन टेक्नोलॉजी है जो वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है, या तो ये हमको क्लीन टेक्नोलॉजी दें। ठीक है, तब तो हम कर भी सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि
अब ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ, क्योंकि एक कंट्री को ग्रो करने के लिए पहले आप प्राइमरी से शुरू होते हो, फिर आती है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आती है सर्विस, उसके बाद आती है फिर टर्शरी जो भी आपकी रहेगी, टर्शरी में आपकी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहेगी, राइट। ये सब होता है इसमें। तो ये ऐसे स्टेजेस में जाता है। तो इसके लिए इंडिया और चाइना तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, तो इंडिया और चाइना क्यों पे करें इसके लिए। तो इस चक्कर से इस एरिया में इंडिया और चाइना साथ में मिलकर के काम करते हैं अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज। तो क्लाइमेट चेंज पे इंडिया एंड चाइना का सेम स्टैंड है। तो ये एक आइडियलिस्ट सिचुएशन हो गई कि अब साथ में मिलकर के काम कर दीजिए, ठीक है। तो देर आर आइडियलिस्ट, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जैसे कि नेहरू थे। नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि एशियन सेंचुरी में, मतलब जो एशियन पावर्स हैं, इंडिया, चाइना एंड जापान, तीनों को साथ में मिलकर के काम करना होगा एशिया को अगर बड़ा बनाना है। तो इनका ये मानना था, तो ये साथ में मिलकर के काम करेंगे, ऐसा मानना था इनका। तो ये आइडियलिस्ट है। ये लोग सोचते हैं कि ये परफेक्ट स्टेज है कि चाइना भी वैसा ही है जैसा इंडिया है, मिलकर के आपस में हिंदी चीनी भाई भाई, दैट वाज द स्लोगन जो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था उस टाइम पे। तो ये एक आइडियलिस्ट सिचुएशन थी। रियलिस्ट सिचुएशन में आप बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के दोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया, ये सभी रियलिस्ट में आ जाएंगे। और थोड़ा प्रैग्मेटिक में या फिर इधर उधर से। तो प्रैग्मेटिक वो होते हैं जो ये बोलते हैं कि जहां तक पॉसिबल है कोशिश करो कि अच्छे तरीके से काम हो, लेकिन जब भी जरूरत पड़े कि चाइना को कंटेन करना है तो फिर उसको कंटेन करो। दैट इज प्रैग्मेटिक। ये डिफरेंस है रियलिस्ट एंड प्रैग्मेटिक का। समझ में आया? क्लियर? ओके। अब हमने देखा प्लेटो के केस में, तो एरिस्टोटल कंजर्वेटिव है, क्योंकि फीमेल्स के लिए भी बोलते हैं कि नहीं, फीमेल्स को प्रोवाइड मत करो कोई भी ऐसी चीज। अब प्लेटो है अल्टीमेट नॉलेज के पीछे भागते हैं कि अल्टीमेट नॉलेज होगी फिलोसोफर किंग के पास में, तो ही जो स्टेट है वो एकदम जस्टिस वाला स्टेट होगा, आइडियल स्टेट बन पाएगा। एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल के लिए कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है, कि आपके जो कॉमन सेंस को अपील करे वो चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये कॉमन सेंस के बेसिस पे देते हैं अपना, मेथोडोलॉजी भी इनकी कॉमन सेंस है। तो प्लेटो का हमने देखा कि प्लेटो एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट विजडम के पीछे भागते हैं और ये मानते हैं कि फिलोसोफर किंग के पास में एब्सोल्यूट विजडम है। लेकिन एरिस्टोटल प्रैक्टिकल विजडम के पीछे भागते हैं, प्रैक्टिकलिटी पे। इसीलिए एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और उसके बाद में इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी करके कि प्रैक्टिकली कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर है। यस उमंग, एरिस्टोटल भी डेमोक्रेसी के विरोध में है, ये भी विरोध में थे। तो यानी अगर इस टाइम पे अगर होते डेमोक्रेसी इंडिया में है तो वो क्रिटिसाइज करते इंडिया की डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी ये मानते हैं इज द रूल ऑफ इग्नोरेंट पुअर, जिसमें ऐसे पुअर लोग जिनको नॉलेज नहीं होती वो लोग आ जाते हैं, डेमोक्रेसी का पार्ट बनते हैं। और ऐसे टाइम पे इनको कुछ फूल करने वाले पॉलिटिशियंस आएंगे जो इनको आसानी से धोखा दे देंगे। जैसे बताऊंगी आगे कैसे। एब्सोल्यूट विजडम, एब्सोल्यूट विजडम का मतलब क्या होता है नगमा? एब्सोल्यूट विजडम का मतलब पास में एब्सोल्यूट नॉलेज थी फिलोसोफर की, तो यानी इनके जो डिसीजन होंगे वो वाइज डिसीजन होंगे, ऐसा मानना था प्लेटो का। प्लेटो का मानना था कि फिलोसोफर किंग जो भी डिसीजन लेगा उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, एक ऑर्डिनरी इंसान क्वेश्चन नहीं कर सकता इसके विजडम को, बिकॉज इनको इतनी नॉलेज है। इन्होंने 50 साल अपने नॉलेज गेन करने में ही लगाए हैं। समझ आया? इनफैक्ट एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक थे, तो एरिस्टोटल ये मानते थे कि वर्ल्ड ऑफ मैटर में ही वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, अलग अलग वर्ल्ड नहीं है। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज भी आइडिया मैटर के अंडर में ही है, इसी रियल वर्ल्ड में ही है। इस रियल वर्ल्ड के बाहर कुछ नहीं है, उसी के अंडर में है जो है सब कुछ। तो इसीलिए एक रूलर को, प्लेटो का मानना था रूलर को वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में वाइज होना चाहिए, बिल्कुल उस हिसाब से काम करना चाहिए। जैसा किंगडम ऑफ गॉड में देखा था, सोल ने जब मर कर के, जब बॉडी नष्ट हो गई थी एंड सोल गई थी किंगडम ऑफ गॉड में, हेवन में गई थी बॉडी, वहां जाकर के उन्होंने हर चीज परफेक्ट देखी, तो वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के मुताबिक चेंज ला रहे थे। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं कि
रूलर को वहां वाइज होने की जरूरत नहीं है, रूलर को इस वर्ल्ड में वाइज होने की जरूरत है। इस वर्ल्ड में सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करने की जरूरत है कि क्या चीजें की जाएं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे डिसीजन लेने हैं, यहाँ पर सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, तो प्रैक्टिकल डिसीजंस, ये मानना था एरिस्टोटल एंड प्लेटो का। ये डिफरेंसेस है मतलब एरिस्टोटल और प्लेटो के। अब हम शुरू करेंगे थ्योरीज। अभी तक जितना समझाया समझ में आया? कोई डाउट है? ओके, अब हम शुरू करते हैं थ्योरी पार्ट, एक एक करके सभी थ्योरी समझेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी आती है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ आइडिया, आइडिया फॉर्म या नॉलेज, ये सभी इस चीज में इनहेरेंट है। अब देखो, एरिस्टोटल का मानना है देयर इज नथिंग आउटसाइड दिस वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड के, इस संसार के बाहर कुछ और नहीं है। ठीक है, इसके बाहर, जैसे प्लेटो का कहना था कि एक ये तो संसार जो है वो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है या फिर वर्ल्ड ऑफ मैटर है, और दूसरा क्या था? दूसरा था वर्ल्ड ऑफ एसेंस, एसेंस यानी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जो कि हाँ परफेक्ट था। तो एरिस्टोटल प्रैक्टिकल है, इसलिए बोलते हैं इस वर्ल्ड के आउटसाइड कुछ नहीं है। आइडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, आइडिया अलग नहीं है मैटर से, आइडिया उसी के अंडर में प्रेजेंट है। प्लेटो का कहना था अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया में कि आइडिया इज द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन, आइडिया एकदम परफेक्ट है, एंड इसी वजह से रूलिंग क्लास को क्या करना चाहिए? रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया, उनको समझना चाहिए कि रियलिटी क्या है, मतलब ये जो इस वर्ल्ड में आपको चीजें दिखाई देती हैं वो सही नहीं है, एंड आपको नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, ऐसा बोलना था उनका। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं कि आइडिया भी इसी उसमें है, वर्ल्ड में, और अगर आपको सही गलत का ज्ञान चाहिए, समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आपको इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको सही गलत का ज्ञान आपकी कॉमन सेंस बता देगी, उसके लिए हमें कॉमन सेंस चाहिए। अब दो बच्चे बैठे हैं और आपस में लड़ पड़े, एक ने उसके कलर्स तोड़ दिए, ठीक है, तो कॉमन सेंस है कि इस बच्चे ने गलती की है, कॉमन सेंस लगाइए, इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है कि इन दोनों को जज करने के लिए आप पहले जज का एग्जाम पास कीजिए, उसके बाद ये तो इसका 1 साल इनसे कोई बड़ा होगा वो भी रियलाइज करेगा, अब उसने तो नहीं किया है ना, जज का एग्जाम तो नहीं दिया उन्होंने, स्टिल कॉमन सेंस अप्लाई करके, ये जो एक क्लास बड़ा है, लाइक ये 4th क्लास के बच्चे हैं और ये 5th क्लास का है, इसने देखा ये पूरा इवेंट एंड उसने बोला कि नहीं गलती इसकी है, कॉमन सेंस लगा करके, तो आपको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए होती सही गलत समझने के लिए। नहीं, ही इज नॉट अगेंस्ट थ्योरी ऑफ सोल, किसने बोला ही इज अगेंस्ट? ही इज नॉट, ये मानते हैं रीजन, एपेटाइट, इन सभी में ये मानते हैं, लेकिन इनका बड़ा क्वेश्चन ये है कि पता कैसे करोगे कि किसमें रीजन है, किसमें एपेटाइट है, और ये सब चीजें हैं जो प्लेटो ने बोला ना अपनी एजुकेशन में, तो ऐसे तो कोई मशीन ही नहीं है। अच्छा, मैटर को प्रेफर कर रहे हैं इसीलिए? नहीं नहीं, देखो कंफ्यूज मत हो, ये मैटर को प्रेफर कर रहे हैं लेकिन आइडिया को भी तो साथ में प्रेफर कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ सोल तो डिस्कार्ड नहीं हुई, समझे? साथ में आइडिया को भी प्रेफर दिया जा रहा है, इक्वल प्रेफरेंस, मैटर एंड आइडिया दोनों को मानते हैं ये ऑपोजिट नहीं है, इसीलिए थ्योरी ऑफ सोल में बिलीव करेंगे। डज एरिस्टोटल अपोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन? एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ एजुकेशन को अपोज नहीं करते हैं, लेकिन एरिस्टोटल इस चीज को अपोज जरूर करते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन आपने इतनी डिवाइस की है, आगे जाकर के, ठीक है सब कुछ सही है, मोनार्की आ गई, इस बंदे को बहुत नॉलेज है, एक्सेप्टेबल, लेकिन इसी इंसान के अंडर में एपिटाइट, रीजन, करेज, तीनों चीजें हैं, तो वो इस चीज के खिलाफ है कि आगे जाकर के आपने जो एब्सोल्यूट पावर दे दी इस इंसान को, ये एब्सोल्यूट नहीं देनी चाहिए थी, या तो इस पे कुछ चेक लगाते, राइट, एब्सोल्यूट नहीं देनी चाहिए थी, तो एब्सोल्यूट दे दोगे तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट करेगी, एपेटाइट है इनके अंडर में, तो हो सकता है ये मोनार्की टायरनी में कन्वर्ट हो जाए, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एरिस्टोटल इज टेलिंग आइडिया एंड मैटर गो हैंड इन हैंड, नो, हैंड इन हैंड नहीं, ये बोलते हैं आइडिया जो है वो मैटर के अंडर में है, ये मैटर है,
ठीक है, ये एक बॉल है, तो ये बॉल इज अ मटीरियलिस्टिक थिंग। बॉल का जो आइडिया है वो इसी के अंडर में है। आपने एक बार बॉल देख ली तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको बोलूं कि बॉल ड्रॉ करनी है, आप भी ऐसे ही ड्रॉ करोगे। इफ आई एम टेलिंग यू कि ये जो है ये दिस इज अ बॉक्स, तो आपने एक बार ये मैटर देख लिया, इसी के अंदर में इसका आइडिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोलूं बॉक्स बना करके दिखाओ, आप भी ऐसे ही बॉक्स बना करके दिखाओगे, क्योंकि आपको फिर आइडिया लग गया ना उससे। ये है। So absolute power can be reduced only in democracy. That means he prefer democracy. नहीं, अभी तो बताया he does not prefer democracy. अभी तो बताया मैंने आपको। देखो, एब्सोल्यूट पावर सिर्फ डेमोक्रेसी से थोड़ी ना की जा सकती है रिड्यूस। एब्सोल्यूट पावर तो, मोनार्की क्या है, एक पर्सन का रूल है। तो आप अगर एक की जगह पे फ्यू लोग लेकर के आओ जो आपस में एक दूसरे के ऊपर चेक रखें, तो कर सकते हो आप रिड्यूस एब्सोल्यूट पावर, है ना। तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये। डेमोक्रेसी में भी मतलब ये सब चीजें होती हैं, चेक्स होती हैं डेफिनेटली, लेकिन वहां एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी। लेकिन ये खिलाफ है उसके, प्रेफर नहीं करते हैं डेमोक्रेसी को। प्रतीक समझ आया? अभी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, अभी थोड़ा वेट करो। तो प्लेटो को हमने देखा था कि प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, क्योंकि प्लेटो ने ये एस्टैब्लिश किया था कि जो रियल वर्ल्ड है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, और फिलोसफी ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। फिलोसफी के थ्रू ही आपको नॉलेज आएगी, वहां से आप सब चीजें सही सेट कर सकते हो, एक परफेक्ट स्टेट बना सकते हो। लेकिन जब हम एरिस्टोटल को देखते हैं तो एरिस्टोटल इस मामले में ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बुक का नाम क्या है इनकी? पॉलिटिक्स। तो अपनी इस बुक में इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए, सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं एंड फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। वाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? क्योंकि ये पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया है, कंपेयर करके एनालाइज करके अपनी थ्योरीज दी, ऑब्जर्व करके। तो ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस क्यों? क्योंकि सब चीजें इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड दी हैं, सारी थ्योरीज। आप प्लेटो की थ्योरी देखो, प्लेटो ने एजुकेशन से रिलेटेड भी बात बोल दी, प्लेटो ने इकोनॉमी से रिलेटेड भी बात बोलती, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी, मतलब अलग अलग चीजें, फिलोसफी भी हो जाएगी उसके अंदर, पॉलिटिक्स भी हो जाएगी, पॉलिटिकल थ्योरी भी हो जाएगी। तो इतनी सब चीजें हैं यहाँ पर प्लेटो के काम में, लेकिन एरिस्टोटल के काम में सिर्फ पॉलिटिक्स है, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं ये, वर्ल्ड ऑफ मैटर को इम्पोर्टेंस देंगे, साथ में वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को भी इम्पोर्टेंस देंगे अलोंग विद वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ठीक है, ये समझ में आया इनका आइडिया का क्या परसेप्शन है, आइडिया को ये क्या सोचते हैं। ठीक है, ओके, अब हम शुरू करेंगे। पहले कंपेयर और थोड़ा सा पढ़ा है, कंपेयर कर लेते हैं फिर आगे कवर करते हैं। तो प्लेटो ने अपनी बुक लिखी थी रिपब्लिक। रिपब्लिक में मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ में डील किया है। प्लेटो ने एजुकेशन पे ध्यान दिया, एथिक्स पे ध्यान दिया, फिलोसफी पे भी, लिटरेचर पे, सोसाइटी पे, सोशोलॉजी पे, सोसाइटी से रिलेटेड जस्टिस पे भी ध्यान दिया गया। तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी सब्जेक्ट्स पे बात की है। तो प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, ये एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें सभी नॉलेज होती है, पूरी कंप्लीट नॉलेज होती है रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो इट इज लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया, हर एक डायमेंशन से कवर किया है। लेकिन जो एरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स के कोर इश्यूज के साथ में डील करती है, इसीलिए पॉलिटिक्स जो इनकी बुक है, इस बुक को फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया। दैट जो बुक एरिस्टोटल ने लिखी, ये ऐसी पहली बुक थी पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में। इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया। तो आप प्लेटो को देखोगे तो प्लेटो की पूरी थ्योरीज इमेजिनेशन पे बेस्ड थी, इमेजिनेशन, डिडक्टिव, प्री कंसीव्ड कंक्लूशंस। लेकिन एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी वो इमेजिनेशन पे नहीं थी, वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी। रियल कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं सभी। तो इसीलिए एरिस्टोटल की जो मेथोडोलॉजी है वो ज़्यादा साइंटिफिक है। ये वाली जो थी इनकी, प्लेटो की थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनेटिव,
इसका मतलब होता है इमेजिनेटिव। ये एब्स्ट्रैक्ट है, बट एरिस्टोटल की थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, साइंटिफिक है। एरिस्टोटल कॉमन सेंस के बेस पे अपना कॉमन सेंस के बेस पे देते हैं सब कुछ, इंडक्टिव अप्रोच है इनकी, अपना एनालाइज करके ऑब्जर्व करके देते हैं। ठीक है, अब शुरू करेंगे पहली थ्योरी, थ्योरी ऑफ आइडिया। देखो वैसे थ्योरी ऑफ आइडिया उस हिसाब से बता दिया क्योंकि हमने प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया देखा था, लेकिन जो आपको क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ आइडिया पे, एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ आइडिया पे कम है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या सोचते थे आइडिया के बारे में। शुरू करें पहली थ्योरी, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट। अब एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट में ये 5 स्टेटमेंट हैं जो इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, आपको ये पांचों के पांचों स्टेटमेंट डिस्कस करनी है। मतलब डिस्कस इन द सेंस ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एक स्टेटमेंट आएगी तो आप दूसरी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, मतलब पांचों स्टेटमेंट लिखोगे तो कंप्लीट आंसर बनेगा, मतलब ये लिखनी जरूरी है। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को एनालाइज करना शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, इसका क्या मतलब है? मतलब नेचुरली मैन जो है, इट इज अ पॉलिटिकल, मैन इज ही इज अ पॉलिटिकल एनिमल। पॉलिटिकल एनिमल मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और पॉलिटिक्स किससे रिलेटेड होता है? स्टेट से रिलेटेड, सामाजिक प्राणी है। हाँ, तो पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इस स्टेटमेंट में एरिस्टोटल स्टेट की जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि अगर आप नेचुरली देखो, जिस हिसाब से मैन का एवोल्यूशन हुआ है, जिस हिसाब से मैन पैदा हुआ, तो नेचर ने मैन को ऐसा बनाया है कि मैन स्टेट के बिना नहीं रह सकता। आप बिना स्टेट के रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, हमने पहले क्या देखा था कि पहले जो अर्ली मैन थे नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक लाइफ में क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। ठीक है, तो नोमैडिक लाइफ जीते थे लोग, एंड सेटल लाइफ नहीं थी। एग्रीकल्चर के चलते सेटल लाइफ जीना शुरू करेंगे, तो यानी बहुत सारे लोग एक प्लेस पे अब रह रहे हैं। ठीक है, तो आप जब सेटल कर रहे हो इधर, आपके बहुत सारे घर हैं, तो जब आप सेटल कर रहे हो तो अब सेटलमेंट के चलते इसको ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत है, कुछ कॉमन लॉज होने चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, तब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हुआ और आज के टाइम तक पहुंचा। ठीक है, तो यानी नेचर ने मैन को ऐसा बनाया ही नहीं है कि वो स्टेट के बिना स्टेट के रह ही नहीं सकता मैन। ठीक है, बिना स्टेट के नहीं रह सकता। आप एवोल्यूशन देखो मैन का, सबसे पहले मैन को बनाया गया। ठीक है, अब मैन को नेचर ने बनाया है, मैन अकेला तो नहीं रह सकता, आइसोलेशन में नहीं रह सकता मैन, क्योंकि अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप अकेले रह रहे हो इस पूरे प्लैनेट पे, यू आर द ओनली मैन और यू आर द ओनली वुमेन, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। वाई? इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, इमोशनल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं। ठीक है, एंड आपके मेंटल भी होती है नीड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो आप अकेले तो नहीं रह सकते। तो मैन अकेला नहीं रह सकता था, तो पहले एज एन इंडिविजुअल अगर मैन पैदा भी हुए, आए भी हैं, तो आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आज बिकॉज ऑफ लिबरलिज्म, आज के टाइम पे जो लिबरलिज्म हम फॉलो करते हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हम फॉलो करते हैं, उसके चलते इंडिविजुअल पे ज़्यादा बहुत फोकस किया जा रहा है, इंडिविजुअलिज्म पे। और इसी के चलते हम देखते हैं कि आजकल सबको अपने से मतलब है। जब सबको अपने से मतलब है तो आजकल मैन अकेला रहता है, आइसोलेशन में रहता है। इसी के चलते हम देखते हैं कि डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत सामने आ रही हैं। पहले ज़माने में नहीं थी ऐसी चीज़ें कि डिप्रेशन होता था लोगों को या एंजाइटी होती थी, ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल दैट इज़ देयर, दैट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के चलते जो लिबरल वे ऑफ लाइफ, जो लाइफ स्टाइल हमारी बनी हुई है, उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं रह सकता। तो कहने का मतलब ये है कि एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि देखो मैन अकेला रह ही नहीं सकता। मैन जब अकेला था तो मैन ने बनाई
अपनी इमोशनल नीड्स के लिए, फिजिकल नीड्स के लिए मैन ने बनाई फैमिली। ये मैन की सबसे पहली एसोसिएशन थी, जिसमें मैन होगा, ठीक है, उसके पेरेंट्स होंगे, उसकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे उनके, ठीक है। तो फैमिली पहला इंस्टीट्यूशन होगा, पहला एसोसिएशन होगा। लेकिन फैमिली कुछ नीड्स फुलफिल कर सकती है, सारी नीड्स तो फुलफिल नहीं कर सकती। फैमिली आपकी फिजिकल नीड्स हो गई, या आपकी जो मेंटल नीड्स हो गई, आपकी इमोशनल नीड्स होगी, वो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन सारी नीड्स नहीं प्रोवाइड कर सकती। अब मान लो एक फैमिली है, ये एक एग्रीकल्चरलिस्ट की फैमिली है, एक फार्मर की फैमिली है। तो एक फार्मर की फैमिली तो सिर्फ प्रोड्यूस करना जानती है। अब ये खाना तो इन्होंने बनाया, कच्चा खाना खा रहे हैं ये, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनको पकाने के लिए आपको बर्तन चाहिए। तो उसके लिए आपको एक दूसरी फैमिली चाहिए जो कि पॉट्स बनाते हो, एक पॉटर की फैमिली। सिमिलरली एक ऐसी फैमिली चाहिए जो प्रोटेक्शन करती हो, जैसे सभी, आप एक जगह पे रह रहे हो, अगर जानवर आ जाते हैं वहां पर, तो प्रोटेक्शन के लिए जो वॉल्स क्रिएट करने वाले हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, कंस्ट्रक्शन वाली कोई ऐसी फैमिली चाहिए। तो पॉइंट इज कि आप फैमिली भी सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकती। एक फैमिली सारे काम नहीं कर सकती है कि आप बर्तन भी बनाओ, ये भी करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली आप दूसरी फैमिलीज पे डिपेंडेंट रहोगे। तो यहाँ पर कुछ नीड्स फुलफिल हो रही थी, सारी नहीं हो रही थी। तब मैन ने अपनी सेकंड एसोसिएशन बनाई, विच इज विलेज। तो सोसाइटी, विलेज तब बनाई गई। अब विलेज भी कुछ नीड्स पूरी करती थी, सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रही थी विलेज भी। जैसे कि इस केस में लॉ, अब विलेज में बहुत सारी फैमिलीज हैं, हर एक फैमिली का अपना रूल होगा। तो अगर अपने रूल के हिसाब से, अगर मान लो दो फैमिलीज हैं, एक की फैमिली ने रूल बनाया है कि अगर आप, हम अपने बच्चों को ये बोल दिया कि अगर तुमको कोई पीट के जाए तो तुम उसको पीट करके आना, पिट करके मत आना, सपोज, ठीक है। दूसरी फैमिली ने बोला कि कभी गलत मत करना, और कोई अगर तुम्हें कुछ बोले तो हमको आके बताना, ठीक है। अपना अपना रूल है इनका। तो यहाँ पर अब सेकंड फैमिली का अगर बच्चा पिट करके आ गया, और फिर ये लोग जाएंगे उसको कि आपने आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को पीट दिया, ठीक है, वेरी सिंपल थिंग विच इज। तो लॉ कौन डिसाइड करेगा ये कि कौन क्या सही है क्या गलत है, हु विल डिसाइड दैट। तो ऐसे काफी इनकन्वीनियंसेस होती हैं। तो यानी अभी भी सारी चीजें नीड्स फुलफिल नहीं हुई है मैन की। मैन अपने आप अपना ख्याल नहीं रख सकता है अकेला। तो मैन ने फैमिली बनाई, फैमिली भी सारी कंप्लीट नहीं कर सकती नीड्स मैन की। तो मैन ने फिर बनाई विलेजेस, विलेजेस भी सारी नहीं कर सकती। दैट्स व्हेन मैन ने बनाया स्टेट। तो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग पहले मैन आया, फिर फैमिली आई, फिर विलेजेस आई, एंड फिर आई स्टेट। लेकिन नेचर ने मैन को ऐसा बनाया है कि मैन स्टेट के बिना रह ही नहीं सकता। तो ऑल्दो क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो ऐसे एवोल्यूशन हुआ है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पहले मैन आया। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो, लॉजिक वाइज देखो, तो जैसे ही मैन का बर्थ हुआ, उसी टाइम पे ये नेचुरल हो गया कि स्टेट के बिना मैन रही नहीं जी पाएगा। तो जैसे ही मैन का बर्थ हुआ है, उसी टाइम पे स्टेट की भी नेसेसिटी शुरू हो गई। यानी अगर मैन को इस प्लैनेट पे आना है, तो यानी स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी पहले, क्योंकि मैन अकेला तो रह ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली स्टेट बनेगा ही। तो स्टेट मैन नहीं बनाएगा, स्टेट एक नेचुरल एंटिटी है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है स्टेट। समझ में आया? ये बात समझ में आई? कोई डाउट? तो अपने इस स्टेटमेंट से कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, पॉलिटिकल एनिमल मतलब मैन एक ऐसा प्राणी है जो कि बिना स्टेट के नहीं रह सकता, नेचर ने मैन को ऐसा बनाया है। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू एरिस्टोटल सोफिस्ट को चैलेंज कर रहे हैं। सोफिस्ट के जो ट्रेडिशन था वो ये बोलते थे कि स्टेट जो है वो कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब स्टेट आर्टिफिशियल है, स्टेट नेचुरल नहीं है, अपने आप उभरता नहीं है। स्टेट को तो मैन ही बनाता है, और मैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैन पहले आता है। लेकिन इसको चैलेंज करेंगे एरिस्टोटल, और चैलेंज बोलेंगे कि स्टेट पहले आता है, मैन पहले नहीं आता। क्योंकि नेचर मैन को बनाई है ऐसे है कि आगे जाकर के मैन को रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो यानी अगर मैन को पैदा होना है कहीं पे भी एग्जिस्ट होना है, तो उसके लिए पहले स्टेट की रिक्वायरमेंट पहले ही रहेगी।
तो इसीलिए स्टेट इज ऑर्गेनिक, स्टेट इज प्रायर टू मैन। ये समझ में आई स्टेटमेंट। अब अगली स्टेटमेंट में आते हैं। अगली स्टेटमेंट थी स्टेट से ही रिगार्डिंग। एरिस्टोटल भी सोफिस्ट से डिबेट करता है। नहीं, यहाँ पर डिबेट नहीं होगी, यहाँ पर ये डायरेक्टली बताएंगे अपना कि ऐसा है। यहाँ पर डायलेक्टिक मेथोडोलॉजी नहीं है उमंग की। डायलेक्टिक मेथोडोलॉजी प्लेटो की थी और सोक्रेटिस की थी, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है स्टेट इज द, ये लेकिन चैलेंज करेंगे। देखो, आप डायलॉग नहीं कर रहे हो उनके साथ में, लेकिन आप चैलेंज तो करोगे ना, एनालिसिस करके, पूरा ऑब्जर्व करके आप चैलेंज कर सकते हो सामने वाले को कि ये चीज तुम गलत बोल रहे हो। अब आती है सेकंड स्टेटमेंट, दैट स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। अब देखो, मैन ने बहुत सारी एसोसिएशंस बनाई। मैन ने पहले बनाई फैमिली, पहली एसोसिएशन। फिर बनाई मैन ने स्टेट, सॉरी सोसाइटी, ठीक है, विलेजेस बनाई। फिर मैन ने बनाई सोसाइटी, फिर बनाया स्टेट। ऐसे बहुत एसोसिएशंस बनाई। तो बहुत एसोसिएशंस होती हैं, लेकिन उन सभी एसोसिएशंस में से जो स्टेट बनाया है, जो स्टेट है, मतलब बनाया नहीं है स्टेट ऑब्वियसली, तो स्टेट नेचुरल है एक तरीके से। तो स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। स्टेट की सुप्रीमेसी है, स्टेट सबसे ऊपर आता है उसमें। क्यों स्टेट सबसे ऊपर आता है सभी एसोसिएशंस में से? क्योंकि स्टेट ही एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मैन की सभी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। स्टेट इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ द मैन, दैट्स व्हाई। अब फैमिली भी है, विलेजेस भी थी, बनाई थी मैन ने, लेकिन ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। उसके बावजूद मैन को रिक्वायरमेंट थी, मैन की नीड्स फिर भी फुलफिल नहीं हो रही थी। जैसे ही स्टेट आया, स्टेट क्योंकि एक सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट सारी नीड्स फुलफिल कर देता है खुद ही, इसीलिए स्टेट सबसे हाईएस्ट है। और व्हाई ही इज टेलिंग अस कि जो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट है, कि कोई भी और इंस्टीट्यूशन स्टेट के ऊपर नहीं है। इसका रीजन है ये बोलने का, ये स्टेटमेंट बोलने का कि स्टेट सबसे ऊपर है, स्टेट आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो आपको भी अपनी मैक्सिमम ऑब्लिगेशन देनी चाहिए। यानी स्टेट आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो स्टेट अगर कोई रूल बनाता है तो आपको वो रूल फॉलो करना होगा, आपको रिस्पेक्ट देनी होगी स्टेट को। तो यानी स्टेट डिजर्व्स द हाईएस्ट शेयर इन मैन्स ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ। सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट होगी रूल को फॉलो करने वाली, वो आप स्टेट को देंगे, क्योंकि स्टेट आपके सभी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। स्टेट सबसे हाईएस्ट है। स्टेट फैमिली से ऊपर भी आता है, स्टेट से ऊपर कुछ नहीं है। फैमिली भी स्टेट के नीचे ही आती है। तो इसीलिए जो स्टेट रूल दे आपको, जो रूल बनाए, वो आपको फॉलो करना चाहिए, मैन को ऑब्लाइज करना चाहिए। क्यों? वाई स्टेट डिजर्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। क्यों हमें इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए स्टेट को? क्योंकि स्टेट के बिना आप गुड लाइफ नहीं जी सकते। स्टेट ही है एक ऐसी एंटिटी जो आपके सभी नीड्स को फुलफिल करती है। तो ये प्री कंडीशन है। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, वरना खुद सोचो, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो जहां पर स्टेट नहीं है, तो किसी ने किसी को मार दिया, थप्पड़ मार दिया या कुछ भी कर दिया, चोट चोट भी पहुंचाई या कुछ भी, लड़ाई हो गई, कौन पनिश करेगा? कोई अथॉरिटी नहीं है। स्टेट एक अथॉरिटी है जो इन चीजों पे ध्यान रखती है। तो कौन आपके साथ जस्टिस रखेगा कि सोसाइटी में सही, आप सही तरीके से जी पाओ? स्टेट। तो स्टेट एक प्री कंडीशन है अच्छी लाइफ जीने की। बिना इसके आप एक अच्छी लाइफ जी ही नहीं सकते। इसीलिए स्टेट जो रूल बनाएगा, ऑब्लिगेशन मैक्सिमम होना चाहिए स्टेट के लिए। समझ में आया ये स्टेटमेंट? स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। तो पहली स्टेटमेंट हमने देखी है कि दिस वन इज दैट मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। उसके बाद हमने देखी स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। हाँ, ये बोल सकते हो, लेकिन बेटर देन दैट आप ये स्टेटमेंट्स लिखोगे, आप अपने बुक में से देखोगे, एरिस्टोटल के चैप्टर में आपको मिल जाएंगी ये सारी, ठीक है। आई हाईलाइट दो स्टेटमेंट्स कि ये लाइन ये वाली को रिप्रेजेंट करती है और ये लाइन आपके पार्ट, आपके आंसर में, आपके नोट्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट is state comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life। मतलब अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आपको एक बेहतर लाइफ जीनी है तो उसके लिए प्री कंडीशन क्या है? स्टेट। स्टेट होना चाहिए।
ठीक है। तो स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, आपकी सभी नीड्स फुलफिल करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो, स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन स्टेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है, क्यों? क्योंकि ताकि अभी भी बिना स्टेट के गुड लाइफ नहीं हो सकती, इसीलिए। तो पहले तो लाइफ को, सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्टेट आया, लेकिन ताकि मेंटेन कर सके गुड लाइफ को, तो स्टेट आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, और जो मैन है वो पॉलिटिकल एनिमल है। ये एनालिसिस होता है इससे। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि ऐसा इंसान जो कि स्टेट के बिना रह सकता है, वो इंसान या तो बीस्ट है या फिर गॉड है, राक्षस है, या फिर वो भगवान है। मैन तो नहीं हो सकता। यानी ऐसे इंसान में जो स्टेट के बिना रह सकता है, वो इंसान सुपर ह्यूमन है, उसके अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज हैं, बीस्ट की या फिर गॉड की, अगर वो स्टेट के बिना रह पा रहा है। बिकॉज मैन कैन नॉट लिव विदाउट स्टेट, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ इसमें वो टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं। टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट स्कूल, इट इज बेस्ड ऑन द स्कूल ऑफ डेस्टिनी। मतलब टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोलता है कि ये आपकी किस्मत है, ये आपकी डेस्टिनी है जो बनाई गई है, कि आपको स्टेट के अंडर में ही रहना है, स्टेट के अंडर में ही रहना है। ठीक है। देखो, नेचर ने हर किसी की एक जगह बना रखी है, हर किसी की, कि आप यहाँ पर रहोगे, यू नो। तो हर किसी की बना रखी है एक प्लेस। जैसे कि लायन है, फूड फूड चेन में आप देखोगे तो ग्रास ऊपर सबसे नीचे आते हैं, नीचे आती है दिस ग्रासेस आती हैं, ट्रीज आते हैं, फिर आते हैं ओमनीवोरस और कार्निवोरस, ये सभी आते हैं। ग्रास ऊपर इंसेक्ट्स नीचे आते हैं, उसके ऊपर लायन आता है, क्योंकि कार्निवोरस है तो ये खाएंगे। तो इस तरीके से पूरा एक प्लेस डिसाइड है फूड चेन में, फूड वेब में। तो नेचर ने सभी की एक जगह बना रखी है, सभी के लिए एक। और मैन की क्या जगह है? इनका कहना है कि डेस्टिनी है मैन की, किस्मत है मैन की, टू लिव अंडर द स्टेट। दिस इज द डेस्टिनी ऑफ मैन, कि उनको स्टेट के अंडर में ही रहना पड़ेगा। बिना स्टेट के रह ही नहीं सकता मैन, क्योंकि मैन अवॉइड नहीं कर सकता स्टेट को, क्योंकि नेचर ने बनाया ही नहीं है मैन को ऐसा। नेचर, क्योंकि मैन आइसोलेशन में नहीं रह सकता ना, मैन को डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, मैन को अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए, क्योंकि मैन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मैन को दूसरी चीजों पे डिपेंड करना होगा। और स्टेट इकलौती ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि सारी नीड्स फुलफिल करती है मैन की। तो इस वजह से ऐसा इंसान जो बिना स्टेट के रह सकता है, वो मैन तो नहीं हो सकता, वो या तो बीस्ट होगा या गॉड होगा, क्योंकि मैन के डेस्टिनी में है कि उसको स्टेट के बिना नहीं रह सकता, वो स्टेट के अंडर में रहना है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स थी, हमने अच्छे से एनालाइज की। अब हमने क्या देखा कि स्टेट के बारे में इतना कुछ बोला अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट में, कि स्टेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये बताने की कोशिश की हमें एरिस्टोटल ने। तो अब बड़ी बात यह आती है कि अब एक डिबेट होती है। अब देखो, कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक हो पॉलिटिकल साइंस में, सभी टॉपिक डिबेटेबल है। मतलब किसी भी टॉपिक को आप फाइनलिटी में नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीट सच है, हमेशा पार्शियल पार्शियल सच होगा। ठीक है, पार्शियल, आधा सच होता है, आधी चीजें मतलब अपने हिसाब से बोलते हैं क्योंकि ये लोग। तो अब इसी थ्योरी ऑफ स्टेट को हमको अगर क्रिटिसाइज करना पड़े, इवेलुएट करना पड़े, तो क्रिटिकल इवेलुएशन देखेंगे हम कि क्या स्टेट वाकई में नेचुरल होता है, या स्टेट नेचुरल नहीं होता, स्टेट नेसेसरी होती है, या स्टेट को बनाया जाता है, स्टेट कन्वेंशनल होता है या स्टेट नेचुरल होता है, मतलब आर्टिफिशियल है स्टेट या नेचुरल है। ये बहुत बड़ी चीज आती है, बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपको एक चीज पता जो होनी चाहिए, दैट स्टेट इज अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। कंटेस्टेड का मतलब क्या होता है? इट रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। मतलब इस पे अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग थिंकर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है, अपने अलग अलग रीजन दिए हैं स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं। आइडियलिस्ट स्कूल में कौन कौन आता है? प्लेटो, एरिस्टोटल।
प्लेटो एंड एरिस्टोटल जैसे जो लोग हैं, इमानुअल कांत हो गए, आइडियल स्कूल में बहुत सारे हैं, ठीक है, सोक्रेटिस भी इसी में आते हैं। ये बोलते हैं कि स्टेट इज नेसेसरी, स्टेट जरूरत है, स्टेट इज द सोर्स ऑफ वर्च्यू, स्टेट नेचुरल है इनके लिए, स्टेट ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक चीज यानी नेचुरल चीज होती है, तो स्टेट ऑर्गेनिक है। क्योंकि स्टेट ऑर्गेनिक है, स्टेट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो स्टेट नेसेसरी है, स्टेट से ही वर्च्यू मतलब गुड लाइफ, स्टेट इज द सोर्स ऑफ गुड लाइफ। अगर आपको अपनी बेहतर जिंदगी जीनी है तो बिना स्टेट के नहीं जी सकते, ये आइडियलिस्ट का मानना है। एरिस्टोटल ने भी सेम चीज बोली। लेकिन जब हम लिबरल्स को देखते हैं, वो लोग जो लिबर्टी में फोकस करते हैं, वो लोग स्टेट को प्रेफर नहीं करते, वो लोग ये नहीं, वो लोग मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करते हैं। मिनिमल स्टेट मतलब कि स्टेट हो, तो इनका मानना है कि स्टेट इज नेसेसरी इविल, मतलब स्टेट जरूरी है लेकिन स्टेट इविल है साथ में। क्योंकि अगर लिबरल्स के लिए लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, दो चीजें याद रखो, एक तो लिबरल्स और है सोशलिस्ट। लिबरल्स की कोर वैल्यू है लिबर्टी, सोशलिस्ट की कोर वैल्यू है इक्वालिटी। इनके लिए लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इक्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो गरीब हो गया, कोई अमीर हो गया, रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस है, ये बोलते हैं कि ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी के पास में इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। मान लो हमारे पास में लेट्स से दैट 100 kg अनाज है और 100 पीपल हैं, ठीक है, तो इसमें हर एक को 1 kg मिलना चाहिए, सभी को इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ऐसा मानना है सोशलिस्ट का। कि कोई भी मार्जिनलाइज ना रहे, कोई भी नुकसान ना, मतलब किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। लेकिन लिबरल ये बोलते हैं कि लिबर्टी है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपके पास में पैसा है, तो आप 100 का 100 किलो भी खरीद सकते हो। अगर आपके पास में पैसा है तो आप 50 kg खरीद ले सकते हो, उस पैसे से बाकी के जो 99 लोग होंगे वो बाकी के 50 kg में काम चला सकते हैं। लिबर्टी इज ऑन दैट, कि मैन के पास में लिबर्टी होनी चाहिए, ये आज़ादी होनी चाहिए, वो कितना भी खरीद सकता है जितना वो चाहे। लेकिन इसी मामले में अब देखो, लिबरल्स जो होते हैं वो आज़ादी पे ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा फ्रीडम होना चाहिए। तो इसीलिए लिबरल्स, अगर स्टेट रहेगा तो क्या फ्रीडम रहेगी? अब खुद बताइए, अगर स्टेट किसी मामले में आता है तो फ्रीडम तो नहीं रहेगी। मान लो स्टेट ने कोई लॉ बना दिया कि आप लोग 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, तो यानी स्टेट आ गया अब, और अब इसके आपके पास में लिबर्टी नहीं है कि आप 9 बजे से बाहर जा सको, वरना आपको पनिश किया जाएगा। तो स्टेट नेसेसरी है, क्योंकि स्टेट की ज़रूरत भी है, लेकिन स्टेट इविल है। जहां पर स्टेट की प्रेजेंस होगी वहां पर मैन के जो राइट्स हैं उनका हनन होगा, मैन के राइट्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, लिमिट हो जाएंगे, अगर स्टेट वहां पर है। ऐसे ही एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिनको हम बोलते हैं एनार्किस्ट, जो ये मानते हैं कि स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट बहुत इविल है, इसलिए स्टेट को हटा दो, स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है, स्टेट रखो ही मत। ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। कौन कौन है, आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स एंड नेक्स्ट वन इज गांधी। गांधी और जो कार्ल मार्क्स हैं ये एनार्किस्ट है। एनार्किस्ट मतलब ये एनार्की में बिलीव करते हैं। एनार्की का क्या मतलब होता है? एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कॉमन अथॉरिटी। ये मतलब है एनार्की का, जब कोई भी एक सिंगल एंटिटी ना हो, यानी एब्सेंस ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट ही ना हो। तो गांधी भी यही मानते थे 1947 से पहले, जब अपना उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, गांधी ने हमेशा से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को हमेशा प्रपोज किया है कि विलेज रिपब्लिक्स होनी चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए, विलेज डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, विलेज रिपब्लिक होनी चाहिए। क्योंकि स्टेट, गांधी का मानना है कि स्टेट अगर होगा तो स्टेट एक्सप्लॉयटेशन तो होगी। कार्ल मार्क्स का भी ऐसा ही है
कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं, ये बिलीव करते हैं स्टेट लेस सोसाइटी पे। कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म को प्रमोट करेंगे, आगे टॉपिक में पढ़ेंगे हम। कार्ल मार्क्स वांटेड टू एस्टैब्लिश कम्युनिज्म, ये चाहते थे कि कम्युनिस्ट स्टेट आए। कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब होता है, कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें स्टेट होगा ही नहीं, सोसाइटी होगी, लोग आपस में सब कुछ डिसाइड करेंगे, स्टेट नहीं होगा। स्टेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका मानना है कि स्टेट अगर होगा तो स्टेट एक्सप्लॉइट करेगा लोगों को, स्टेट एक्सप्लॉइट करेगा, इसीलिए। आगे इसको डिटेल में देखेंगे। तो गांधी भी इसी सपोर्ट में थे। तो एनार्किस्ट में आते हैं कार्ल मार्क्स एंड गांधी, जो बोलते हैं स्टेट की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेट बहुत इविल है, आपके राइट्स कम हो जाते हैं, स्टेट आपको एक्सप्लॉइट करता है। तो गांधी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, इसीलिए गांधी एक सुप्रीम एनार्किस्ट थे इस मामले में। जैसे इंडिया भी देख लो, आज के टाइम पे गांधी की वैल्यूज पे बनाई गई हैं। हालांकि देयर इज स्टेट इन इंडिया, वो नेहरू की वजह से है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया है वो एक फंक्शनल एनार्की है। मतलब फंक्शनल एनार्की का मतलब क्या है? फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडीज तो है, पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा है, एंड आपका जुडिशरी भी है, यहाँ पर सब कुछ है, ये सब चीजें हैं। एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सभी चीजें हैं। फंक्शनल फंक्शंस पूरे सेपरेट कर रखे हैं कि कौन क्या करेगा, लेकिन उसके बावजूद एनार्की है इंडिया में गांधी की वजह से। जो भी गवर्नमेंट रूल चलाती है, आधे से ज्यादा लोग वो रूल फॉलो ही नहीं करते हैं, स्टेट होने के बावजूद। अब समझ में आया उमंग? फंक्शंस के लिए स्टेट की बॉडीज बना रखी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब है। फंक्शनल एनार्की का क्या मतलब होता है? फंक्शनल एनार्की का मतलब होता है कि देयर आर बॉडीज दैट आर एग्जिस्टिंग, इंस्टीट्यूशंस हैं, बना रखे हैं, उनको स्पेसिफिक फंक्शंस, उनको स्पेसिफिक रोल्स दे रखे हैं कि ये आपका काम है। जैसे कि लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी हो गई? पार्लियामेंट, है ना। जुडिशरी में आ गई हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव में आ गए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, ये सभी एग्जीक्यूटिव में आ गए। सबको एक फंक्शन दे रखा है कि आपको ये करना है, आपको ये संभालना है, आपको वो संभालना है। उसके बावजूद इंडिया में एनार्की है, उसके बावजूद इंडिया में लॉलेसनेस है। मतलब स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं है, लोग करते वही हैं जो उनका मन करता है। डू यू एक्सेप्ट इट और नॉट? अब मान लो, अब देखो स्टेट है, लोग रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। रिजर्वेशन में गवर्नमेंट ने साफ बोला हुआ है कि देखो रिजर्वेशन की डिमांड करो, पीसफुल डिमांड कर सकते हो आप, वॉलेंट क्यों करते हो? जैसे कि अभी जब रिजर्वेशन की बात हुई थी हरियाणा में, तो कितना वॉयलेंस हुआ था, राइट? तो एनार्की थी ये तो, मतलब स्टेट होने के बावजूद भी लोग वॉयलेंस कर रहे थे, अपने मुताबिक सब कुछ चीजें कर रहे थे, एज इफ स्टेट है ही नहीं, एब्सेंस थी वरना स्टेट की। तो इंडिया इज अ फंक्शनल एनार्की। कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, आगे देखेंगे हम स्टेट के टॉपिक में, जो ये बोलते हैं कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है बिकॉज ऑफ गांधी। क्योंकि इंडिया में एक तो देखो करप्शन है बहुत ज्यादा, और दूसरा रीजन है कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है बिकॉज ऑफ अनगांधीयन मेथड्स, सॉरी, बिकॉज ऑफ गांधीयन मेथड्स, नॉट अनगांधीयन, गांधीयन मेथड। गांधीयन मेथड क्या था? सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सभी मूवमेंट जो गांधी ने चलाई थी, हमें उसकी वजह से इंडिपेंडेंस मिला, आज़ादी मिली। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में भी हम लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में लोगों ने हथियार उठाए एंड गवर्नमेंट के, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ लड़ाई करी। तो उनको डिसोबे करके, अथॉरिटी को डिसोबे करके, अथॉरिटी के लॉज को डिसोबे करके ही हमने इंडिपेंडेंस पाया है। तो ऐसी वैल्यूज तो इंडिया में है, फॉलो की जाती हैं।
तो जब ऐसी वैल्यूज फॉलो की जाती हैं तो इंडिया में लॉ बनाना बहुत मुश्किल है, लॉ इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। इंडिया में देर इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब ऐसे लोगों को तो हम रिस्पेक्ट देते हैं जो लॉ को डिसोबे करते हैं। कितने पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उसके बावजूद हम उन लोगों को इतना रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं या कितना कुछ है। इंडिया में जुडिशरी आप देख लो। मैं बात कर रही हूँ कि फंक्शनल है। फंक्शन किसके पास है ये देखने का कि वेदर जस्टिस हो रहा है कि नहीं सोसाइटी में? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास में। लेकिन जुडिशरी, इतने केस पेंडिंग है इंडिया में, इतनी पेंडेंसी है, इतना धीरे से काम होता है कि एकदम लॉलेसनेस है। ये तो एकदम एनार्की है। मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट है ही नहीं, इसका मतलब जुडिशरी है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट, अकेले सुप्रीम कोर्ट में 30,000 से ज्यादा जो भी स्पेशल लीव पिटिशंस आपको पता है पड़े हुए हैं। स्पेशल लीव पिटिशंस। एंड कितने केसेस इतने पेंडिंग है, 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस अभी भी पेंडिंग है। स्लो जुडिशरी, बहुत धीरे काम करती है। तो फिर जस्टिस तो मिलेगा ही नहीं ऐसे में, तो एनार्की तो रहेगी। कल्चर में ही इंडिया के ऐसा है कि आज भी मसल पावर और कास्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। स्टेट है, स्टेट पॉलिटिक्स, इन सब में भी कास्टिज्म चलता है। पैसे की पावर, मसल पावर अप्लाई करके लोग अपनी पावर बना के रखे हुए हैं। हाँ, तो कल्चर भी ऐसा है। फ्यूडलिज्म का अभी भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं इंडिया में। फ्यूडलिज्म जमींदारी सिस्टम जैसा होता है जिसमें एक जमींदार के पास में बहुत सारी लैंड होती है। तो फ्यूडलिज्म उस चीज पे बेस होता है कि एक ही आदमी के अंडर में बहुत सारी लैंड है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। ऐसी चीजें होती है। आज भी ये इंडिया में प्रेजेंट है। समझे? अब समझ में आया ये पूरा इवैल्यूएशन की स्टेट नेचुरल है या स्टेट जरूरी है, या स्टेट क्यों जरूरी नहीं है, और स्टेट होने के बावजूद भी स्टेट इतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये हो गया इसका पूरा क्रिटिकल इवैल्यूएशन। यानी अगर हमको थ्योरी ऑफ स्टेट आती है तो आप बाद में इवैल्यूएशन में ये सभी बातें कर सकते हैं। 2-4 चीजें इस तरीके से लिखी जा सकती हैं। वो आगे हम देखेंगे कैसे लिखना है आंसर राइटिंग में। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए। दिस इज द थ्योरी ऑफ स्टेट। अब थ्योरी ऑफ स्टेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। अब थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में एक चीज याद रखिए कि एरिस्टोटल एक्टिव सिटीजनशिप की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, 2 टाइप की सिटीजनशिप्स होती हैं। एक होती है एक्टिव सिटीजनशिप, एक होती है पैसिव सिटीजनशिप। तो आप एक्टिव सिटीजन है या आप पैसिव सिटीजन है? कोई आइडिया है आपको सिटीजनशिप का, इस कॉन्सेप्ट का? एनी आइडिया दैट यू हैविंग? आर यू एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स? एक्टिव हैं आप। और कोई एक्टिव के फेवर में कौन है? नो आइडिया। चलो, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। नोटा ऑप्शन। ओके, ठीक है। आप वोट देते हैं और टैक्स देते हैं तो आप एक्टिव हैं। आप पैसिव हैं, इसका मतलब आप वोट दे रहे हो, आप टैक्स दे रहे हो, आप पैसिव सिटीजन हो। आप सभी इंक्लूडिंग मी, आई एम अ पैसिव सिटीजन ऑल्सो। एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जो स्टेट में, स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी अगर स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, राइट? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पर सभी लोग आकर के डिसाइड करते हैं कौन सा लॉ बनाया जाएगा। तो वो लोग एक्टिव सिटीजन है। हम लोग बनाते हैं लॉ? हम लोग नहीं बनाते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो हम थोड़ी ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ना तो हम डिबेट में पार्ट लेते हैं, हम तो डिबेट में पार्ट लेते ही नहीं।
कोई भी लॉ नया लेके आया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इतनी बात हो रही है, हम लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस अपने न्यूज़ चैनल्स पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं कि अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये हो रहा है। यस, व्हाट्सएप पे डिबेट, इधर उधर डिबेट्स होती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होती। डायरेक्टली हम स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उस मामले में हम पैसिव सिटीजन्स हैं। हम हमें पता है क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी वॉइस रेज नहीं करेंगे, हम अपने सजेशंस नहीं देंगे, ठीक है, वो नहीं करेंगे। अब वो देखो, देखो, हाँ ठीक है, सजेशंस होते हैं, हम सजेशन दे सकते हैं लॉ मेकिंग में। जैसे कुछ चीजें होती है पार्लियामेंट में, कोई भी लॉ बनाया जाता है तो इट इज ओपन टू, मतलब वो कमेंट और ओपन टू दैट भी होता है सजेशंस, कि अगर बनाने की सोच रहे हैं तो वो डालते हैं ऑफिशियली, तो वो आप उसमें अपना सजेशन दे सकते हो, वो किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हम करते हैं, ये बात हो रही है। अल्टीमेटली क्या आप पैसिव हैं कि एक्टिव हैं, सारी बात ये हो रही है। देखो, स्टेट ने पावर दी हो या ना दी हो, लेकिन आप एक्टिव रहोगे अगर आप उस लॉ मेकिंग में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उस डिबेट में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपकी चीज नोट की जा रही है, जो भी आप पॉइंट उठा रहे हो, तो आप एक्टिव हो। लेकिन आप सिर्फ घर पे बैठ के अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो उस मामले में, तो आप पैसिव हो। रेफरेंडम इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप, यस। तो एक डिफरेंस समझिए सिटीजनशिप का। तो एरिस्टोटल एक्टिव सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो एरिस्टोटल सिटीजनशिप अब देखो, हम लोग वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट वी आर द पैसिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देयर आर पीपल जो एक्टिव सिटीजन है, एक्टिव सिटीजन्स। तो कौन कौन एक्सेप्शन थी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में, क्योंकि एरिस्टोटल एक कंजर्वेटिव है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। अब देखो, कोई फॉरेनर को तो हम सिटीजन मानेंगे ही नहीं, तो वो जनरल रूल को तो हटा ही दो, ऑब्वियसली वो पर्सन तो सिटीजन होगा ही नहीं। लेकिन एरिस्टोटल के मुताबिक कौन सिटीजन होगा, उसको जानने के लिए हमको ये देखना होगा कि कौन सिटीजन नहीं है। सबसे पहली चीज, 4 एक्सेप्शन थी जो लोग सिटीजन्स नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। पहला है स्लेव्स, क्योंकि स्लेव्स के पास में रीजन नहीं है, रीजनिंग नहीं है, आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो आर्ग्यूमेंट करते हुए, तो आप लॉजिक नहीं लगा रहे हो, आप रीजनिंग नहीं कर रहे हो, तो आप तो बन ही नहीं सकते एक्टिव सिटीजन। तो यानी स्लेव्स भी सिटीजन, इनको सिटीजनशिप राइट्स नहीं दिए जाएंगे, ये सिटीजन नहीं है। सिमिलरली चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैं, मेचोरिटी नहीं होती है इतनी, तो इसीलिए ये भी सिटीजन्स नहीं है। वेमेन, वेमेन के मामले में ये कंजर्वेटिव बोलते हैं वेमेन को, और बोलते हैं वेमेन को चार दीवारी में रहना चाहिए, ना ही इनके पास टाइम होता है, क्योंकि इनको सभी का ख्याल रखना होता है, बच्चों का ख्याल रखना होता है, घर का ख्याल रखना होता है, माँ बाप का ख्याल रखना होता है, इसीलिए ये भी सिटीजन्स नहीं है। इनफैक्ट ओल्ड पीपल भी सिटीजन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब होती है, इतनी अनसर्टेन होती है, आधे टाइम आएंगे आधे टाइम नहीं आएंगे, तो इसीलिए ये लोग भी सिटीजन्स नहीं है। तो सिटीजनशिप होती है बर्थ एंड ब्लड पे बेस्ड। इन सभी के पास में बर्थ एंड ब्लड हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये एक्सेप्शंस है कि ये लोग सिटीजन्स नहीं होंगे। तो यानी सिटीजन फिर होगा कौन? हमने देखा कि फीमेल्स तो सिटीजन नहीं होंगी, ठीक है, सबसे पहले फॉरेनर तो होंगे नहीं, तो यानी नेटिव इंसान ही सिटीजन बनेगा, नेटिव बॉर्न जो वहीं पे पैदा हुआ है। दूसरा, चिल्ड्रन नहीं हो सकते, तो यानी एडल्ट होगा, चिल्ड्रन तो है नहीं, एडल्ट होगा, ओल्ड भी नहीं हो सकता। दूसरा, ग्रीक मेल, मेल ओनली, नॉट फीमेल्स, मेल, और उसमें भी जिनके पास में प्रॉपर्टी है, यानी मास्टर्स, ओनली मास्टर क्लास, क्योंकि स्लेव्स के पास में तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, दे आर प्रॉपर्टी लेस। तो जो स्लेव्स है वो प्रोलिटेरिएट है, प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है प्रॉपर्टी लेस। तो यानी ये लोग सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं, जो नेटिव है, नेटिव बॉर्न एडल्ट ग्रीक मेल हैविंग प्रॉपर्टी, ये मानना था इनका। और ये ही क्यों इन्होंने बोला जिनके पास में प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें हैं, सिटीजनशिप इसमें से भी वो सिटीजन होगा। सिटीजनशिप यहाँ पर एक ड्यूटी की तरह है, इट इज अ ड्यूटी टुवर्ड स्टेट। यानी अगर आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आप लॉ मेकिंग का पार्ट हो, या आप जुडिशरी का पार्ट हो, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हो,
तो आप एक सिटीजन हो, ये कहना है एरिस्टोटल का। आप समझ में आया? ये कहना है इनका, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो सिटीजनशिप की इनकी थ्योरी थी, इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये बहुत ही नैरो थ्योरी है। नैरो है मतलब बहुत ही एकदम कम इसमें वो लिया गया है, सिर्फ मेल्स को, और वो भी जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उनको दिया गया है। ये डेमोक्रेटिक नहीं है, मतलब सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। डेमोक्रेटिक तो नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है। फीमेल्स को नहीं पूछा गया, ओल्ड पीपल को नहीं पूछा गया, स्लेव्स को नहीं पूछा गया। ये अनडिजायरेबल है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद वी कैन नॉट डिस्कार्ड हिम ऑल टुगेदर। उसके बावजूद कि ये नैरो इन्होंने व्यू दिया, उसके बावजूद जो एरिस्टोटल की डेफिनेशन थी वो हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। काफी सेंसेबल आर्ग्यूमेंट इन्होंने हमारे सामने दिया है। आर्ग्यूमेंट क्या है कि सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, विच इज ट्रू। अगर आप इस कंट्री के सिटीजन हैं, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपकी कंट्री की बेहतर उसके लिए पोजीशन के लिए पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सेंसिबल आर्ग्यूमेंट है। तो यानी इनका जो सिटीजनशिप का आर्ग्यूमेंट है, ऑल्दो इट इज़ नैरो, ऑल्दो इट इज़ अनडेमोक्रेटिक, लेकिन ये बहुत सेंसिबल आर्ग्यूमेंट है कि एक्टिव सिटीजनशिप को ये सपोर्ट करते हैं कि हम सभी को पार्ट होना चाहिए इसका। हमको डिबेट करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, एंड चूज करके हमको पूरा डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेहतर है। तो एक्टिव सिटीजनशिप को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप ये देखिए, ये क्या बोलेंगे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की इसमें एक स्टेटमेंट है दैट द अथॉरिटी ऑफ अ मास्टर is different from is different from the authority of a master is different from the authority of a patriarch or different from the head as in head of the family। जो मास्टर की अथॉरिटी, सॉरी नॉट अ पेट्रियार्क, authority of a statesman, this statement is different। authority of a statesman, okay, wait a minute, I'm just coming, give me 1 minute, please write it down in the meantime। ओके okay. नहीं, बस ये कंप्लीट होकर के आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, डोंट वरी। बस ये थोड़ा सा समझ लीजिए। सो द अथॉरिटी ऑफ अ मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट्समैन। अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट्समैन ये बोला है, यानी देखो मास्टर से रिलेटेड होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मास्टर कौन है? मास्टर इज द हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली। मास्टर के अंडर में उसकी वाइफ आएगी, चिल्ड्रन, फैमिली का पार्ट है स्लेव्स, एट द सेम टाइम ओल्ड पीपल, उसके पेरेंट्स जो हो गए, ठीक है, ये मास्टर की अथॉरिटी के अंडर में होते हैं। तो ये मानते हैं कि ये सभी इसके अंडर में है। तो मास्टर की जो अथॉरिटी है, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, सारे लोग मास्टर पे डिपेंडेंट हैं, सभी लोग इन पे डिपेंडेंट हैं क्योंकि इनके बिना नहीं काम चल सकता। जैसे चिल्ड्रन हो गए, कंप्लीटली डिपेंडेंट है मास्टर के ऊपर, मतलब फादर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, राइट। क्योंकि अब खुद इनके पास में कोई रीजनिंग नहीं होती, अपने ख्याल नहीं रख सकते, तो फादर की अथॉरिटी यहाँ पर एब्सोल्यूट होती है।
यहाँ पर फादर की अथॉरिटी एब्सोल्यूट होती है। लेकिन जो स्टेट्समैन होता है ये डिफरेंट होते हैं, ये मास्टर नहीं बोलेंगे हम। स्टेट्समैन की अथॉरिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि स्टेट्समैन की अथॉरिटी लिमिटेड होती है, इनकी अथॉरिटी लिमिटेड होती है, फादर की तरह नहीं होती, फादर की तरह नहीं होती। तो यही कहना है इस स्टेटमेंट में। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट से रिलेशन होगा। अगर आप प्लेटो को कंसिडर करो तो प्लेटो ने अपना फिलोसोफर किंग को एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी। तो क्या सिटीजन्स एब्सोल्युटली डिपेंडेंट हैं? पूरी तरीके से डिपेंडेंट तो नहीं है फिलोसोफर किंग पे सिटीजन्स, क्योंकि अपने पर्सनल स्फीयर में अपने काम वो खुद ही करेंगे। कुछ चीज़ों पे हो सकता है कि वो इस पर डिपेंड करें, लेकिन कंप्लीटली डिपेंडेंट तो नहीं है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली इसमें इनके पास में एब्सोल्यूट पावर दी जानी चाहिए। ठीक है, मास्टर यानी जो फादर होता है उसकी डिफरेंट होती है अथॉरिटी, उसकी जो अथॉरिटी होती है एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, जस्टिफाइड है। लेकिन स्टेट्समैन की अथॉरिटी डिफरेंट होती है, वो लिमिटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि जो स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो बहुत सारे ग्रीक एडल्ट मेल थे, मान लो 4 हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है और वो स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक्टिव सिटीजन है। अब इनकी अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा इनकी चलती है, इनकी अपनी फैमिली में चलती है, सभी की अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इनकी फैमिली के अपने रूल्स हैं। इनका कहना है कि हमको चाहिए कि इस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अनलिमिटेड होनी चाहिए, ऐसा बोला इन्होंने। इनकी फैमिली का अलग कल्चर है, इनके अपने विजन्स हैं, इनकी अपनी डिमांड्स हो सकती हैं। हो सकता है कि ये बोलें कि इस पे लॉ बनाना चाहिए, प्रॉपर्टी को लिमिट करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी को लिमिट मत करो। अलग अलग इनकी सोच होगी, हर एक फैमिली की अपनी अलग सोच होती है। तो ये सभी अपनी फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन लोगों की डिबेट एंड डिस्कशन होगी। तो स्टेट इज नॉट अ बिग फैमिली। प्लेटो का आप देखोगे तो प्लेटो मानते हैं कि स्टेट इज अ बिग फैमिली, इसीलिए जो फिलोसोफर किंग है वो पेट्रियार्क है। फिलोसोफर किंग फादर हैं, उनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टेट्समैन को क्वेश्चन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट क्या है? स्टेट इज अ फैमिली ऑफ फैमिलीज। स्टेट में एक फैमिली नहीं है, स्टेट एक फैमिली नहीं है, स्टेट में बहुत सारी फैमिलीज हैं और डिफरेंट फैमिलीज के डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं अपने अपने। तो उनके बीच में डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर लॉ बनाया जाएगा। तो स्टेट्समैन के पास में भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, उनकी अथॉरिटी लिमिटेड है, उनकी अथॉरिटी डिफरेंट है। ये सिटीजनशिप से रिलेटेड थोड़ा था एक स्टेटमेंट विच इज इम्पोर्टेंट। समझ आया? दैट इज थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ओके, अब एक्टिव सिटीजनशिप की मैंने आपसे बात की। एक और स्कॉलर हैं जो हमारे ही सिलेबस में है, हैना अरेंट। इनको आगे देखेंगे। हैना अरेंट भी एक्टिव सिटीजनशिप की बात करती हैं। हैना अरेंट कौन है? हैना अरेंट एक जूइश हैं, जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। हैना अरेंट बोलती हैं, देखो जूइश कम्युनिटी को आपको पता है जर्मनी में एग्जीक्यूट किया गया था, मास एग्जीक्यूशन, राइट? बहुत लाखों लोगों को मारा गया था। ठीक है, एग्जीक्यूशन किया गया था हिटलर्स के द्वारा। तो हैना अरेंट बोलती हैं, एनालाइज करती हैं और ये बोलती हैं कि जो जूइश थे, जूइश लोगों के बारे में पता है आपको कि जूइश लोग इकोनॉमी वाइज बहुत ही वेल ऑफ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत रिच कम्युनिटी है ये, पैसा बहुत है जूइश लोगों के पास में। ये भी एक रीजन है जूइश लोग कहाँ रहते हैं आज के टाइम पे? इजराइल में। और इजराइल किसका एलाई है? यूएसए का। और यूएसए का एलाई क्यों है इजराइल? इसका रीजन है ये जूइश कम्युनिटी। जूइश कम्युनिटी क्योंकि वेल ऑफ कम्युनिटी है, तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी बना रखी है। यूएसए में इनके इतने बड़े ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, यूएस की काफ़ी परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी को ये कंट्रोल करते हैं। तो इन लोगों ने, इनकी इकोनॉमी वाइज इतने ज़्यादा रिच हैं ये, तो अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है, तो उसी के चलते यूएसए की स्ट्रॉन्ग लॉबी है
इसके चलते हम देखते हैं कि यूएसए इज एलाई ऑफ इसराइल, और इसराइल, जब इसराइल और पैलेस्टीन का जो ये ह्यूमन राइट क्राइसिस आप देखोगे कि पैलेस्टीनियन लोगों के अगेंस्ट में कितना हो रहा है, यूएसए कुछ नहीं बोलता इस पे बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो हैना अरेंट का ये तो अभी का टाइम है कि जूइश कम्युनिटी के साथ में ऐसा हो रहा है कि अभी इतना स्ट्रांग लॉबी है, लेकिन पहले की बात अगर आप करो, यूरोप में जूइश कम्युनिटी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, एग्जीक्यूट किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जूइश कम्युनिटी ने इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में ध्यान नहीं दिया। मॉडर्नाइजेशन के चलते इन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, बिजनेसेस पे जुट गए ये लोग, पॉलिटिक्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर ये पॉलिटिकली एक्टिव होते तो इनका भी मतलब एक स्ट्रांग वो रहता पॉलिटिक्स वाइज, और अगर हिटलर उस टाइम पे इनको एग्जीक्यूट करने की बात करता तो डेफिनेटली हिस्ट्री कुछ और ही होती। ये हैना अरेंट का एनालिसिस था। तो हैना अरेंट इसीलिए बोलती हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिविटी, जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए स्टेट के अफेयर्स में। एक बार पार्टिसिपेट करोगे तो आपके खिलाफ कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा। तो एक्टिव सिटीजनशिप बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके इंटरेस्ट में काम हो, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके अगर आप स्टेट में पार्टिसिपेट करते हो। तो हैना अरेंट का आप अगर क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का क्वेश्चन आता है, तो आप हैना अरेंट को एट द एंड उनके साथ में लिंक करके ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि शी वॉज ऑल्सो द वन हु सपोर्टेड दिस एक्टिव सिटीजनशिप। समझ आया? ओके okay. आगे देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी ये थ्योरी कंप्लीट कर लें, या फिर थक गए आप आज के लिए, और वी शुड कंटिन्यू इट टुमारो। शुड आई कंटिन्यू इट? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सिर्फ एक ये करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद थ्योरी ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आएगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है ये भी, लेकिन इजी बहुत है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी हम कवर कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी एरिस्टोटल ने दी थी किस कॉन्टेक्स्ट में? प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। तो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी जो एरिस्टोटल ने दी वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का क्रिटिसिज्म था। एक्चुअली इनकी अप्रोच क्या है? एरिस्टोटल की इंडक्टिव अप्रोच है, हर चीज़ ऑब्जर्व करके देते हैं। तो एरिस्टोटल ने 3 सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी को एनालाइज किया। इनको एनालाइज करके वो फाइनली एक सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि ये सही है, ये होना चाहिए। देखो, एक है कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज, इसको रिजेक्ट करेंगे। कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज, इसको भी रिजेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज को प्रपोज करेंगे। एक एक करके समझते हैं तीनों को। तो 3 सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज। मतलब ये पीस ऑफ लैंड है, क्लास में जितने भी बच्चे अभी प्रेजेंट हैं एंड इंक्लूडिंग मी, ये हम सभी की प्रॉपर्टी है। यानी इस पे जितनी भी चीज़ें उगाई जाएंगी हम कॉमनली इस पे यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इक्वल हमारी यूज़ होगी, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं इसको जब चाहे। तो एरिस्टोटल का कहना है कि ऐसा सिस्टम प्रॉपर्टी का सही नहीं है। ना तो ये प्रॉपर्टी के लिए सही रहेगा, ना ये सोसाइटी के लिए सही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सभी की प्रॉपर्टी है तो ये किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सोच के देखो, अब आप लोग भी इसके ओनर हो, मैं भी इसके ओनर हूँ, लेकिन मैं सोचूंगी कि मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, ये बाकी के सब तो हैं, वो सब लोग मेहनत करेंगे, मुझे तो बस जाना है और यूज़ करना है वहाँ से। ठीक है, ऐसे ही आप भी सेम चीज़ बोलोगे कि मैं क्यों मेहनत करूँ, सब कर लेंगे, मैं उसमें से ले लूँगा। राइट? हाँ। तो यहाँ पर ये रहता है कि एवरी वंस प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहना था एरिस्टोटल का। अब आप बोल रहे हो कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टिल कुछ लोग होंगे जो डिफॉल्ट करेंगे। मान लीजिए डिफॉल्ट भी नहीं करते हैं, तो भी मैं ये बोल रही हूँ कि एरिस्टोटल इसको रिजेक्ट करें, क्योंकि उनके मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं। आपकी सोच ऑप्टिमिस्टिक होगी ज़्यादा, तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है।
लेकिन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कलेक्टिव नहीं होगी, ये उनकी अपनी सोच है। तो वो उनकी सोच पे आप कोई और आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं सकते, समझ गए? ये उनकी सोच के मुताबिक उन्होंने बोला कि ना तो ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, ना ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि प्रॉपर्टी इससे डिटोरिएट होगी। क्योंकि इस टाइप की प्रॉपर्टी में ना तो ये प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि इस पे कोई काम ही नहीं करेगा, ना ही कोई मोटिवेशन होगी लोगों को काम करने की, क्योंकि मोटिवेशन तो तब होती है ना जब ये सिर्फ आपकी होती, कि इसका जो प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ आपका होगा। तो इसको रिजेक्ट कर देंगे ये। अब आती है दूसरी सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज। कॉमन ओनरशिप मतलब अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हम सभी की प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ यूज कौन करूंगी? सिर्फ मैं यूज करूंगी इसको। तो ये भी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर ये कहीं पे प्रैक्टिकल हुई, ये सभी की प्रॉपर्टी और यूज सिर्फ मैं कर रही हूँ, तो ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है। अफ्रीका में ये प्रैक्टिकल था। लीडर्स जो थे अफ्रीका के, सभी वेल्थ उन्होंने अपने लिए रख ली, बाकी सब गरीबी में मर रहे हैं। काफी ऐसा हुआ था। तो ये भी रिजेक्ट कर देंगे एरिस्टोटल। फाइनली एरिस्टोटल एक्सेप्ट करेंगे इसको, इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज। यानी ये जो लैंड है ये सिर्फ मुझसे बिलोंग करती है, सपोज ये मेरी लैंड है, ठीक है, एंड लेकिन मैं इसको कॉमन यूज के लिए दे सकती हूँ। कैसे? अब मेरी लैंड है इतनी बड़ी, लेट्स से 1000 एकड़ है। अब 1000 एकड़ पे जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैं तो 1000 एकड़ का प्रोड्यूस नहीं खा सकती अकेली, ना ही मेरी फैमिली खा सकती है। तो मेरे लिए तो शायद इतनी प्रॉपर्टी भी, इतनी का प्रोड्यूस बहुत था। बाकी का जो मैक्सिमम बचा है, ये वाला पार्ट 90% या फिर जो भी 95% है, यहाँ की प्रोड्यूस मैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज कर सकती हूँ। इसीलिए इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि ये है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब होता है ये एक एवरेज तरीका है। इट इज अ फंडामेंटल ऑफ गोल्डन मीन, जिससे सभी का फायदा होगा। मेरा भी होगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मेरा नाम बहुत ऊंचा होगा कि देखो इसके नाम पे कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, शी इज वेरी यू नो इन्वेस्टमेंट वाइज शी इज वेरी एफिशिएंट, और ये काफी हार्ड वर्किंग है, राइट? रिच भी, रिकॉग्निशन होगा, मोटिवेशन होगा, एट द सेम टाइम चैरिटी भी होगी इसमें, ठीक है। एक मेरे को सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आएगी जब भी मैं कोई काम करूंगी, और ज्यादा काम करूंगी, जिससे मुझे ये होगा कि अब मेरी और प्रॉपर्टी बढ़ गई, मेरे पास और पैसा बढ़ गया, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, आप और अच्छे से काम करते हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव भी होगी, और ये प्रॉपर्टी सोशल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ये सेम आइडिया जो मैं अभी आपको बता रही हूँ एरिस्टोटल का, ये गांधी का भी सेम आइडिया था। गांधी ने अपना एक मॉडल दिया था, ट्रस्टीशिप मॉडल, जिसमें गांधी ने ये बोला था कि जो बुर्जुआजी क्लास होती है, जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, ये एज अ ट्रस्टी काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोगों को, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो प्रोड्यूस की जाती है वो मेरी अकेले की मेहनत से तो नहीं हुई है, राइट? वेल्थ के लिए सभी को, इसमें मेरी वेल्थ को जनरेट करने के लिए सभी कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? ट्रस्टीशिप मॉडल, देखो, अब ये पीस ऑफ लैंड है, अब मैं अकेली तो इतनी 1000 एकड़ पे काम नहीं कर सकती, मुझे चाहिए बहुत सारे वर्कर्स, तो यानी मैं उनकी हेल्प ले रही हूँ ना। तो यानी अगर इनमें से मैं इतनी लैंड भी अपने लिए रख लेती हूँ, बाकी मतलब कि इतना मेरे लिए बहुत है, इसी लैंड पे से अगर मान लो मेरा 100 करोड़ आ रहा है, तो 100 करोड़ बहुत होता है एक इंसान के लिए। बाकी का जितना भी करोड़ आ रहा होगा वो सभी मैं सोसाइटी के लिए यूज कर सकती हूँ, सोसाइटी के लिए। तो इसमें कॉमन यूज से रिलेटेड ये बोलते हैं कि देखो, एक्सट्रीम प्रॉपर्टी जो होती है, वाई इट इज द गोल्डन मीन? इट इज द गोल्डन मीन क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉपर्टी होगी तो उसके भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मॉडरेट वेल्थ होनी चाहिए, गोल्डन मीन यानी एकदम मिडिल पाथ, मॉडरेट वेल्थ होनी चाहिए। तो लोगों को दूसरों की भलाई के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि मैन आफ्टर ऑल एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है मैन को, तो मैन को भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनके लिए।
तो ये जो आइडिया है गांधी के ट्रस्टीशिप आइडिया से काफ़ी क्लोज है, जिसमें गांधी बोलते हैं कि जो बुर्जुआजी क्लास होते हैं वो वेल्थ अपने पास में रख सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके बाकी जो सरप्लस होता है वो सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कि अंबानी है, अकॉर्डिंग टू गांधी, अगर अंबानी इस साल का प्रॉफिट जो टोटल मिला करके, लेट्स से अंबानी ने कमाया 5,000 करोड़, तो अंबानी के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए फर्दर अपना बाकी सब चीज़ों के लिए अंबानी अपना 2,500 करोड़ अपने पास रख सकते हैं जो उनकी वेल्थ होगी। बाकी का 2,500 करोड़ उनको वेलफेयर में लगाना चाहिए दूसरों की। ऐसा बोला गया, गांधी ने ऐसा बोला था। ठीक है, ये उनका कहना था। बाकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी हम आगे कवर करेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन रह गया है हमारा, लॉ रह गया है, रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इवैल्यूएशन रह गया है। उसके बाद हमारा कल खत्म हो जाएगा एरिस्टोटल। ठीक है, तो इतना जितना पढ़ाया है सिर्फ इसी पीडीएफ से आप पढ़ करके आइएगा, बाकी फुल फ्लेजेड पीडीएफ इसकी मैं कल दूंगी। फिलहाल के लिए आप लोगों ने प्लेटो की पूरी पीडीएफ पढ़ ली है, प्लीज़ उसको कवर कीजिए एंड अपना इन चीज़ों पे काम कीजिए। फ्लो चार्ट मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।